जी दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, अभिवादन आप सभी को। और आज जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, लंबी बातचीत होनी है, तो हम आपसे बात करेंगे इसकी जो जो म्यूनिख में जो मार्को रूबियो की जो स्टेटमेंट थी, लंबी स्पीच हुई और दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी रही है ये, तो हम उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही इस पर कुछ चर्चा की है आदरणीय श्री श्री 108, 1008 श्री कंवर चीमा जी ने भी, तो उनकी भी बातचीत करेंगे। एंड आई होप कि आपका सहयोग मिलेगा इस सारी चीज़ों को समझने में, बात करने में, और आपके कमेंट्स जो हैं वो ज़ाहिर है इस बातों को एलिबरेट करने में और ज़्यादा मदद करेंगे। तो आइए, मैं इससे पहले कि आपको किसी और बात की तरफ हम चर्चा को बढ़ाएँ, पहले हम बात कर लेते हैं चीमा साहब की, क्योंकि उनका मसला एक तरफ हो जाएगा, फिर हम ज़रा गंभीर चर्चा की तरफ जाएँगे, तो वो ज़रा ज़रूरी है। आइए, चलते हैं सबसे पहले हम उन्हीं की तरफ को। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो हो सकता है कि एक आध बार दोस्तों लैग करे, बट आ जाना चाहिए बाद में। चलिए, चलते हैं। हो गए। हाँ भैया। ओके, चलिए। चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में डेवलपमेंट आ रही है कि अगर आप सुने अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, इनकी ये पहले वीडियो देखते हैं, फिर बाकी बात करते हैं। The old world is gone, frankly, the world I grew up in, and we live in a new era in geopolitics, and it's going to require all of us to sort of re-examine what that looks like and what our role is going to be. And we've had many of these conversations in private with many of our allies. They are our allies. And we need to continue to have those conversations. And I think Saturday, hopefully, in the meetings we'll have there, when we'll... Old world order is gone. ये उसने कहा जी कि पुरानी दुनिया खत्म हो गई है, ये नई दुनिया है, और मैं इस नई दुनिया में मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे अब स्ट्रक्चर डिफरेंट है। उसने कहा है कि वी वांट एलाइज हु कैन डिफेंड देमसेल्व्स, इसमें इंडिया भी आता है। अब देखिए जरा, ये मैं आपको, आप चाहे तो मैं तमाम वीडियो की स्पीच आपको सुना सकता हूँ, आधे घंटे की स्पीच है, करीब 29 मिनट की। नमस्कार सागर भाई। बट आपको मैं ईमानदारी से बताऊं, पूरी की पूरी बातचीत में जो लगभग आधे घंटे की जो बातचीत की है मार्को रूबियो ने, उसमें भारत का नाम सिर्फ एक जगह पर आया है, और रेफरेंस क्या था? वो रशिया से तेल लेने वाली बात पे कि इंडिया ने कमिट किया है, जो कि सरासर झूठ है। इंडिया ने कोई कमिटमेंट नहीं दी है, ये बात खुद अमेरिकन मान रहे हैं। उनका अपना जो नोट आया हुआ है वो सारी बात को साफ कर रहा है। खैर, रशु ओझा जी नमस्कार। अब इस बात को यूं समझिए कि तो ये इन्होंने खुद ही अपनी एक इंटरप्रिटेशन बना ली है उसके ऊपर, इसमें इंडिया भी शामिल है। भाई, ये आपसे किसने कहा कि इंडिया शामिल है? अमेरिका ने तो नहीं कहा। जिसकी स्पीच है वो तो नहीं कह रहा है कि इंडिया इसमें शामिल है। आप अपने आप ही अपनी गिनती गिने ले रहे हैं, क्योंकि जाहिर है इंडिया आएगा तो पीछे पीछे कहीं पाकिस्तान का भी कोई जिक्र चल जाएगा, फिर इंडिया पाकिस्तान की बात आ जाएगी। तो ये सब कहानी चलती हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ इसको आप जरा देखिएगा कि ये बात भागी क्या क्या कह रहा है कि इंडिया, उन्होंने ये कहा है कि ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर इज गॉन, एक बात, देन वी वांट अलाइज हु कैन डिफेंड देमसेल्व्स। बात हो रही है यूरोप के रेफरेंस में। घुसेड़ उसमें किसको रहे? इंडिया को, बिना बात में। भारत कब से अमेरिका का अलाई हो गया भाई? कोई बताओ मुझे। और दूसरी बात, भारत ने ये कब कहा, आज तक कब कहा ये बात कि हम अमेरिका के अलाई हैं? कभी नहीं कहा। हमने वो हमसे उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जरूर है ना, बट दैट्स अबाउट इट। हमारे कोई अलाई अलाई होने का मतलब ये होता है कि हम उनकी लाइन फॉलो करेंगे। हम तो उनकी लाइन फॉलो करते ही नहीं। एनीवे, आइए आगे देखते हैं और ये साहब क्या कह रहे हैं कि इंडिया इज नॉट अ कंट्री और इंडिया इज नॉट एन अमेरिकन पार्टनर जिसको अमेरिका डिफेंड करेगा, पहली बात। एंड अमेरिका ये कह रहा है कि अपना बंदोबस्त खुद कर लो, ये बात उन्होंने अब देखिए, जिस बात का कहीं कोई दूर दूर तक कहानी में जिक्र भी नहीं था, भाई उसका फसाना बना दे रहा है। मतलब वो बात कर रहे हैं कि यूरोप को ग्रो करना है, हम यूरोप से निकले हैं, हमारी यूरोप की संस्कृति एक है, यूरोप को अपने लिए बचाओगे, रास्ते बन निकालने हैं। वो बात यूरोप की कर रहे हैं। ये उसमें न जाने कहां से इंडिया को जोड़ डाला है, समझ ही नहीं आई। कम से कम मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई। प्रणाम ऋषभ भाई। यूरोप को कही है, लेकिन इन रियलिटी ये बात तो सबके लिए। अच्छा, ये रियलिटी कौन तय करेगा? ये रियलिटी कहां से आ गई? जरा सोचिए।
मैं आपको अभी इस भाषण का एक एक अंश, मैंने आपसे कहा था, मैंने आपसे वादा किया था, आज मैं आपसे लंबी बातचीत करूंगा और मार्को रूबियो की स्पीच का एक एक टुकड़ा निकाल के आपको रख दूंगा कि कहां कहां उसने बिल्कुल दोगली स्पीच है, दोगलापन किया उसने अपनी भाषण में, और वो मैं सबके सामने आपके सामने रखूंगा। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं इसका तो कोई दूर दूर तक जिक्र ही नहीं है, बेचारे मार्को रूबियो ने उसका जिक्र ही नहीं किया। मिसाल के तौर पे अब जो बातें मार्को रूबियो ने की हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब दिस इज वन ऑफ द लैंडमार्क स्पीच एवर मेड बाय, पिछले साल अमेरिका के वो आए थे, क्या कह रहे, इज वन ऑफ द लैंडमार्क स्पीचेस एवर मेड। एवर मेड को मतलब ही समझ आता है कि एवर मेड का मतलब क्या होता है। मेरा मतलब ये है कि जिंदगी में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस कब शुरू हुई जानते हैं आप? करीब 2007-8 के आसपास शुरू हुई थी, एग्जैक्ट मुझे साल याद नहीं, 7 या 8 था। आप मुझे बताइए तब से लेके अब तक ये लैंडमार्क स्पीच होगी। पिछली बार की जो मार्को उसकी जेडी वेंस की स्पीच थी वो भी लैंडमार्क थी। जो पहली सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी जब 2007 में, जब पुतिन ने पहली बार ये कहा था कि भाई हमारे बॉर्डर्स पर मत आओ, नेटो को इतना मत फैलाओ कि हमें कुछ करना पड़ जाए, ये बात उसने मार्को रूबियो ने 2007 मेरे ख्याल से जुलाई में हुई थी वो वाली, तो वहां बाकायदा उसने बात कही थी इसी कॉन्फ्रेंस में। आप सोचिए ये रिकॉर्ड पे है, बट तो वो कोई लैंडमार्क स्पीच नहीं थी क्या? नाम है उनका, जो वाइस प्रेसिडेंट आए थे यहाँ पे म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में और आके उन्होंने स्पीच कर दी, सबको नाराज करके चले गए। ये थोड़ी डिफरेंट है। देखिए ये कोई नाराजगी नहीं थी, उन्होंने सीधे सीधे यूरोप को गाली दी थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका, अपने लिए वो कह रहे थे कि हम अमेरिकन जो हैं वो यूरोप के साथ कैसे रिलेशन रखें, हम रिलेशन आपके साथ कैसे रखें। आप तो जिन जिन प्रिंसिपल्स के लिए हम खड़े होते हैं, यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, आपने रोमानिया के इलेक्शन में बेईमानी करवा दी। और उन दिनों रोमानिया का नया नया इलेक्शन हुआ था, तो चूंकि अमेरिकन पसंद की जो सरकार थी वो नहीं बनी, अमेरिकन उसको गाली दे रहे थे। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अगर आप अमेरिका के अलाय हैं, यही मतलब होता है अलाई का अमेरिका में, अगर आप अमेरिका के अलाय हैं और आप अमेरिका की बात के पीछे लग्गू बन के नहीं चल रहे हैं, तो भाई साहब माफ करिए, आप हमारे अलाई नहीं है, फिर आप हमारे दुश्मन हो गए, क्योंकि बीच का रास्ता अमेरिका को आता ही नहीं। आप अगर दोस्त नहीं है तो दुश्मन है। ये बड़ी खूबसूरत बात की उन्होंने कहा जी कि देखें, जो बातें कोल्ड वॉर के एंड पे चल रही थी ना वो खत्म हो गई। उसने कहा जी कि हम दुनिया में एंटर हुए, जिसको कहा उन्होंने कहा दिस इज एन एंड ऑफ हिस्ट्री और दिस इज नाउ टू बी लिबरल डेमोक्रेसी। और अब हम उस दुनिया में रहेंगे जो बॉर्डरलेस होगी, जैसे यूरोप रह रहा था। ठीक है, उसने कहा ये एक फुलिश आइडिया, और हम जो समझे कि डेमोक्रेटिक तरीके से, पहली बात तो ये किसी ने नहीं कहा कि हम बिना बॉर्डर के रहेंगे, ये कभी भी नहीं था। विद इन यूरोपियन कंट्रीज जो है ईयू का जो कॉन्सेप्ट बना था, उसके जो रीजन थे कोई डेमोक्रेटिक नहीं थे। मैं आपको बता दूं, कोई डेमोक्रेटिक रीजन नहीं थे। वो सारे रीजन जो थे वो इकोनॉमिकल थे, ताकि वो दुनिया के साथ जब डील करें तो एक यूनिट की तरह से डील करें, पूरे यूरोप की तरह से डील करें, पूरे यूरोप की इकोनॉमी को इकट्ठा काउंट किया जाए, पूरे यूरोप की पॉपुलेशन को काउंट करके चला जाए, जिससे कि जिस बाजार के साथ वो नेगोशिएट करें उसमें उनको वेटेज मिले, पर कैपिटा उनकी इनकम ज्यादा होगी, पर जो नंबर ऑफ पीपल है वो ज्यादा हो जाएगा, और ऐसे में फिर जाहिर है आपको बेहतर डील लेने में जो है आसानी होगी। दैट वाज द रीजन। ये कहा जाना कि यूरोप कोई बिना बॉर्डर के रह रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जिस वक्त जर्मनी में भी रहता था और ईयू बनने के बाद में रह रहा था, आप जर्मनी से फ्रांस जाया करते थे तो ऐसा नहीं कि आपके वहां पे चेकिंग नहीं होती थी, बिल्कुल होती थी, बिल्कुल होती थी। आपकी जर्मन गाड़ियां होती थी, उसके बावजूद चेकिंग होती थी, पासपोर्ट आपके देखे जाते थे, एंट्री की जाती थी, उसके बाद आप आगे जाते थे, दिक्कत नहीं होती थी, मगर चेकिंग बाकायदा होती थी। तो ये कहना कि बॉर्डर नहीं है, दैट्स रिडिकुलस नॉनसेंस। इंसानी तारीख और इंसानी नेचर है, उसकी जो 5 साल रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री है उसको हम भूल गए। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप डेमोक्रेट्स की बात करें अमेरिका के अंदर, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जनाब ये दिस इज एन टेम्परेरी इरा, ये चले जाना, ये टेम्परेरी इरा है। लेकिन इससे भी अच्छी बात, एक बात बताओ दोस्तों, वैसे कोई परमानेंट इरा भी होता है क्या? जो एक जो टेम्पोरल टर्म होती है, टेम्पोरल टर्म मतलब
जो समय के ऊपर समय के को लेकर जो चीज बनाई जाती हो, समय को लेकर जो टर्म बनाई जाती है, वो अनिश्चित कैसे हो सकती है? तो एरा तो समय के एक लेंथ का नाम है ना। तो आप जरा सोचिए कि कोई भी एरा अपने आप में इंडेफिनिट कैसे हो सकता है? तो ये कहा जाना कि ये एरा टेम्परेरी है, तो भाई ये परमानेंट एरा कौन सा होता है? कोई परमानेंट एरा ऐसी चीज होती नहीं है दुनिया में। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने की, चाइनीज उन्होंने जो वहां पे बात की, उसने कहा कि ये जो नी जर्क यूएस कॉल्स है ना, हम इसके खिलाफ हैं। क्या गलत कहा? क्या गलत कहा? अगर ये बात चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने, वांग यी ने कही ये बात कि भाई ये जो आप निजक रिएक्शन देते रहते हैं हर बात पे, अब ये नहीं, ये तुम शिफ्ट से बाहर, तुम्हारे साथ सैंक्शन, तुम्हारे ऊपर ये जो निजक रिएक्शन हम हर बात पे देते रहते हैं, तुम्हारा हम चाइना के ऊपर इतना बड़ा टैरिफ, चाइना ने कहा ओके हम तुम्हारे ऊपर ये मिनरल नहीं देंगे तुमको, ओ हो नीचे कर देते हम, यू नो, ये होते हैं निजक रिएक्शन, आपकी पॉलिसी का पता ही नहीं है। एंड दिस इज व्हाट वांग यी पॉइंटेड आउट कि भाई अगर आप इस तरह से निजक रिएक्शन देंगे तो कोई भी दुनिया का जो सिस्टम है चल नहीं सकता उसके आगे। नी जर्क यूएस कॉल्स, बड़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन उन्होंने की है। नी जर्क यूएस कॉल्स, हम इसके खिलाफ हैं। वी डोंट लाइक दिस व्हाट्स गोइंग ऑन। वो कह रहे हैं कि भाई एंड ऑफ हिस्ट्री बेसिकली फ्रांसिस फुकुयामा का आर्टिकल था, ठीक है जी, दिस इज एन एंड पॉइंट ऑफ मैनकाइंड्स आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन, ये उसके एक लफ्ज था उसके अंदर कि दिस इज एन एंड पॉइंट ऑफ मैनकाइंड्स आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन, यानी कि डेमोक्रेसी आ गई है, अब सारी दुनिया लिबरल डेमोक्रेसी, फ्री मार्केट इकोनॉमी, और ये बॉर्डरलेस होगी और बहुत जबरदस्त है नहीं, और उसने कहा वो खत्म हो चुका है। उसकी वजह क्या है? अमेरिकन ये महसूस कर रहे हैं कि चाइनीज जो है वो सामने आ गए हैं, और चाइनीज उसके वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आकर बैठ के उसको उन्होंने चैलेंज करना शुरू कर दिया है। वो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कोई भी दुनिया का आदमी दोस्तों जब ये बात कहता है कि चाइनीज आ गए हैं, चाइनीज ने कर दिया, चाइनीज ने वो कर दिया, और इस सब के पीछे वो कहते हैं ये आइडिया फुलिश, वो आइडिया फुलिश। जरा मित्रों गौर से देखो, गौर से सुनो, चाइना जो कुछ भी है क्या अपने आप बन गया है? चाइना जो बना है आज, उसको बनाने वाले कौन थे? अमेरिकन। ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूं, ये म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो हो रही है, जो मैंने आपको बताया कि 2007-8 में शुरू हुई है, उससे ठीक 5 साल पहले यही अमेरिका चाइना को WTO में लेकर गया था। जो असली आग लगी है चाइना के अंदर, इंडस्ट्रियलाइजेशन की, मैन्युफैक्चरिंग की, दुनिया की फैक्ट्री बनने की जो बात है, ये सब उसके बाद शुरू हुआ है। तो इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग स्टोरी जो हम लोग अक्सर बात करते हैं। अगर आप दुनिया पर चाइना के मैन्युफैक्चरिंग का राज होने की बात आप करिए, तो वो राज कब स्थापित हुआ है? राज तब स्थापित हुआ है जब ये WTO में गया। WTO में कब गया? 2002 में गया है। कौन लेकर गया उसको? अमेरिका लेकर गया। आप समझ रहे हैं? तो अगर आपको आज ये लग रहा है कि चाइना गलत और चाइनीज पॉलिसी गलत थी, तो उसको गलत कहने के लिए आपको अपनी पॉलिसी को तो गलत कहना पड़ेगा ना। तो पहले तो आप ये कहिए कि अमेरिका गलत था, उसमें यूरोप को भी शामिल करना बेकार है, क्योंकि यूरोप तो आपका पछलगू था। यूरोप तो हर उस बात में हाँ मिला रहा था जो आप कह रहे थे, क्योंकि आपको पसंद ही नहीं है ना सुनना, तो वो हाँ हाँ किए जा रहे थे और चुपचाप अपनी सोशल सिक्योरिटी खा रहे थे। आज जब आपकी पॉलिसी गलत साबित हो गई है, तो आप उसका ब्लेम बजाय अपने ऊपर लेने के कलेक्टिव ब्लेम दे रहे हैं कि देखो जी हम यूरोप के बच्चे, हम। जरा सोचिए, अमेरिका अपने आप को यूरोप का बच्चा कह रहा है कि बी ए चाइल्ड ऑफ यूरोप, कल्चरली, फिलोसॉफिकली, एवरी अदर वे, लिंगुअली। अब जरा सोचिए। एनीवे, आगे देखिए। उसकी एनर्जी लेके जा रहे हैं, तेल लेके जा रहे हैं, हमारा रिसोर्सेज पे कंट्रोल खत्म हो गया, तो अब हम क्या करें? तो उसने कहा कि अगर हम वो एंड पॉइंट, उसने कहा डेमोक्रेसी तो हम दुनिया में एक्सपोर्ट कर नहीं पाए, और ये हमारा प्रोजेक्ट भी नहीं है, ये रिपब्लिकन्स कहते हैं। सो मुझे ये लग रहा है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ अमेरिकन वर्जन्स, वन व्हिच इज कमिंग। बाय द वे, ये रिपब्लिकन तो आ जाए ना, ये रिपब्लिकन आ जाए। अगर ये रिपब्लिकन का प्रोजेक्ट नहीं है, तो क्या कह के लीबिया पर अटैक किया गया था? क्या कह के इन्होंने इराक को बर्बाद किया था? क्या कह के इन्होंने कुवैत पे हमले करवाए थे, या कुवैत पे हमला करवाया था जब ये इराक के चक्कर में? आज जब ईरान में करवा रहे हैं तो किस लिए करवा रहे हैं? अफगानिस्तान में क्या कर रहे थे? और उसमें क्या रिपब्लिकन्स की पार्टियां शामिल नहीं थी? क्या उसमें रिपब्लिकन्स शामिल नहीं थे? क्या वो गवर्नमेंट्स अमेरिका में रिपब्लिकन्स की नहीं थी? तो ये कहा जाना, कौन माइक हलाल ये कह सकता है हमारा प्रोजेक्ट भी नहीं? एक्चुअली उसने बात कही नहीं।
ही डिड नॉट इवन से दैट। आपको वो आधे घंटे की स्पीच आप सुन लीजिए, आधे घंटे की स्पीच भी नहीं है क्योंकि आखिर में तो क्वेश्चन आंसर है उसके, वो भी उसमें शामिल है। बट आप जरा कल्पना करें, जो बातें उसने कही नहीं है वो यहाँ कही जा रही है। क्योंकि अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं ट्रंप ने पहले ये कह रखा है, ट्रंप ने वो कह रखा है, तो भाई मेरी बात सुनो, यहाँ पर जो कुछ जेडी वेंस ने इसने मार्को रूबियो ने बोला है, उसमें से बहुत सारा ऐसा है, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो ट्रंप के खिलाफ जाती हैं, ट्रंप की बातों को अपोज करती हैं, या कि ट्रंप की गलतियों को एंडोर्स करती हैं, यूं भी है। मैं आपको अभी इसके रीजन भी दूंगा कि दरअसल वो जो बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है। ये तो मैं आपको सिर्फ कमर चीमा सुना रहा हूँ ना, कमर चीमा को तो मैं आपको जस्ट ये पहले 15 मिनट का किस्सा है, खत्म हो जाएगा। मैं आपको उसके बाद में बताऊंगा कि एक्चुअली वो क्यों कर रहा है ऐसा और उसके पीछे पॉलिटिक्स क्या है। From the Republicans, the other which is coming from the Democrats. हम्म, अब रिपब्लिकन्स क्या कहते हैं कि भाई तुम लोग जो है ना भूल में हो, बेवकूफ हो, छोड़ दो इसको, ऐसी कोई बात नहीं है और निकल आओ इससे। और उसने कहा कि हमने वो जो पॉलिसी अडॉप्ट की थी कि द वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर्स, हमने अपने दरवाजे खोल दिए, वेव ऑफ माइग्रेशन। किसने किसने हु हमने, ये हमने कौन है? अमेरिका ने नहीं खोले भाई। सीरियंस जो गए वो अमेरिका तो नहीं गए थे, सीरियंस कहाँ गए थे? यूरोप ने। दरवाजे किसने खोले? यूरोप ने। तो हमने कहां से आ गया? अगर मार्को रूबियो हमने बोलता है तो क्या आगे बोलता है भाई? आ गई, थ्रेटन, उसने हमारी कोहेजन को थ्रेटन कर दिया। लेकिन मार्को रूबियो साहब ये भी तो देखिए, आपने बॉर्डर क्यों खोले? आपने बॉर्डर खोले दो वजूहात की वजह पे। वन, आपने दुनिया को मैसेज दिया कि जी हमने ब्रेन ड्रेन करना है, हमारे पास आ जाए, तो आपने उन लोगों से पैसा कमाया। वो जो बकवास बकवास। देखिए मेरी बात सुनिए, अमेरिका का इमिग्रेंट्स की जो कल्चर थी वो तो बहुत पुरानी है और इसके बेसिस पे उन्होंने कमाया है, ये वो भी जानते हैं, सारे जानते हैं। जिस माइग्रेशन की वो बात कर रहा है, जिस माइग्रेशन की मार्को रूबियो बात कर रहा है, वो माइग्रेशन है जो बल्क में यहाँ पर सारे के सारे मुल्ले लिए गए। जिस समय सीरिया वाले वो बच्चे की फोटो आई थी, वो तब की बात कर रहा है। ये बेसिकली कहीं की बात कहीं जोड़ रहा है। ही डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, नॉनसेंसिकल है। क्योंकि उसकी स्पीच तो अंग्रेजी में है, वो तो उसने सुना ही नहीं, खुद ही अपनी बात का मतलब निकाले जा रहा है, शुरू में 2 मिनट में बजा दिए। बट ही इज एक्चुअली लाइंग थ्रू एंड थ्रू। इसको आप जरा सोचिए, वो बात कहाँ ही कर रहा है, ये बात जोड़ कहाँ रहा है? वो बात कर रहा है कि जो सीरियन क्राइसिस के टाइम पर जो वहां से मुस्लिम वर्ल्ड से, अरब वर्ल्ड से जो मुसलमान गए यूरोप में, बात उनकी हो रही है। माइग्रेशन पे उनके बोलने के क्या कारण है और माइग्रेशन पे बोलना उनका कितना फूहड़ है, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। आई हैव ऑल द डिटेल्स ऑन दिस। इंडिया से ब्रेन ड्रेन उठाया, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, यूरोप से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से, और भी दुनिया के जहां से, चाइना से। तो आपने इसलिए दरवाजे खोले। दूसरा, जहां जहां जंगें हुई वहां वहां से लोग गए। ना सीरिया में जंग होती तो ना लोग जाते फ्रांस में, ना जाते जर्मनी, ना अफगानिस्तान में जंग होती तो ना जाते वहां पे। तो ये भी एक क्रिटिक है। बाय द वे, सीरिया में जो लोग में जंग हुई, कोई मुझे ये तो बताए कि सीरिया के लोग जो हैं वो यूरोप ही क्यों गए? और मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, कभी ये सीरियन से पूछिएगा, आपको मैं बताया था शायद कि वहां पे कहाँ की बात है, हाँ डेनमार्क की बात है। डेनमार्क में इस समय पर इन तमाम लोगों को, ये जो रिफ्यूजीज गए थे, इनको कहा गया है कि आप सीरिया वापस जाइए। ये जा नहीं पा रहे हैं, किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। इनको कोई 20,000 यूरो की ग्रांट भी देने की बात की है डेनिश सरकार ने कि हमसे पैसे ले लो और तुम अपने देश जाओ। नहीं माने उसके लिए भी, जो लोग मान के उनको दे दिए, बाकी नहीं माने, मेजोरिटी नहीं माने। अब वो क्या हुआ है कि वो आकर उन्होंने वो क्या होते हैं जो कंटेनर्स लगा लगा के उन्होंने एक लिविंग स्पेस क्रिएट कर दिया। जो कंटेनर जो शिप वाले होते हैं बड़े बड़े मैक्स वाले, उनको लगा के उन्होंने एक पूरा टाउन बना दिया, उसी के अंदर वॉशरूम, उसी के अंदर सब कुछ, बिल्कुल आउटस्कर्ट पे डेनमार्क में। और उस वहीं पे उनको, भैया तुम यहां से बाहर नहीं निकलोगे, इसी के अंदर रहो, यहीं पड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं, जब तुम्हारा मन करे पैसे ले लो और चले जाओ तो सीरिया, और नहीं जाना है तो यहीं रहो, डेनमार्क के अंदर नहीं घुसोगे, बाहर को खड़ा कर दिया है, बिल्कुल उसी के अंदर रहो। अब आप जरा मेरी बात सुनिए, ऐसे में डेनिश क्या कहते हैं, वो सॉरी जो रिफ्यूजी हो क्या कह रहे हैं? रिफ्यूजियों का कहना यह है कि भाई साहब हमने क्या आपको एप्लीकेशन दी थी कि हमें आपके आना है? आप जरा बात का लॉजिक देखिए, और वो लॉजिक देखा जाए तो पूरी तरह से गलत तो नहीं है। वो सीरिया वाले कह रहे हैं कि भाई साहब हमने क्या आपको एप्लीकेशन दी थी कि हमें बुलाओ? आपने कहा था हमारे यहाँ आओ,
हम आ गए। अब ये क्या बात हुई कि तुमने पहले में बुला लिया, अब करो जाओ, ये क्या बात हुई? हमारे में से जो लोग क्रिमिनल हो, हमारे में से जिन लोगों ने क्राइम किया हो, आप उनको निकालिए, बात समझ में आती है। मगर अदरवाइज आपने जिन लोगों को बुला रखा है और आपने इन्वाइट करके बुलाया है, उनको आप भला कैसे निकाल सकते हैं? और दिस इज द रीजन वेयर कोर्ट्स आर गेटिंग एंटेंगल्ड। अब कोर्ट्स का भी मामला बीच में आ रहा है, ये किस्सा चल रहा है। तो आगे देखिए, ये बातें चीमा साहब नहीं बताएंगे आपको, मैं आपको इनके रेफरेंस लेकर दरअसल आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो रियल प्रॉब्लम है वो कहां है। दिस इज अ क्रिटिक, इसको भी तो समझने की जरूरत है। तो ये जो दरवाजे खोले गए थे एंड देन ये बताया गया हमें, अब वो कह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो वो उसने कहा कि अमेरिका विल टेक अ टास्क ऑफ रीन्यूअल एंड रेस्टोरेशन। हम फ्यूचर की बात करेंगे। रिन्यूअल कहा जो कि होता है वो किसी, आप समझ रहे हैं ना, दैट इज किसी चीज के खत्म होने पर रिन्यूअल होता है ना, कोई चीज को रिन्यू किया जाए ना, तो किस चीज को रिन्यू करने की बात हो रही है? रिकंस्ट्रक्शन। मगर किसका रिकंस्ट्रक्शन? कैसा रिकंस्ट्रक्शन? ये नहीं बता रहे चीमा साहब। वाइटल फॉर आवर सिविलाइजेशन। तो वो यूरोप में अपने दोस्तों को बता रहा है कि भाई तुम तैयार हो जाओ। उसने कहा कि जी फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप हम एक दूसरे के करीब हैं एंड वी विल ऑलवेज बी। उसने कहा कि इवन इफ वी आर लिविंग इन अ वेस्टर्न हेमिस्फीयर वी विल ऑलवेज बी अ चाइल्ड ऑफ यूरोप, क्योंकि ये तो सारे यहीं पे है ना। सो अमेरिका जो है वो 200 कैसे? ये चीमा साहब ने एक सेंटेंस बोल दिया ना, क्योंकि गेम तो सारी यहीं पे है ना। कैसे अमेरिका की सारी गेम यूरोप में कैसे? कोई बताओ मुझे, हाउ इज ही सेइंग दैट गेम तो सारी यहीं पे? कैसे है गेम सारी यहाँ? जर्मनी का इकोनॉमिकली भट्टा बैठा हुआ है, यूरोप का इकोनॉमिकली भट्टा बैठा हुआ है, अमेरिका की गेम यूरोप में कैसे हो सकती है? कुछ समझाए मुझे, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। 50 साल पहले पैदा हुआ था, इट वाज फाउंडेड, लेकिन इसकी रूट्स जो हैं वो यूरोप के अंदर है। और वो लोग जो यहां से निकले, यूरोप से निकले और पहुंचे, मैं समझता हूं कि ये यूनाइटेड नेशंस के पोडियम से ज्यादा अच्छी स्पीच इसने की है, बड़ी स्कॉलरली। मित्रों, मुझे ये ना इस आदमी को डॉक्टर कहते हुए शर्म आती है। इसको कुछ भी नहीं पता कि स्पीच के मायने क्या है, इसके आगे पीछे क्या है, इसके तुक क्या है। ही डजंट अंडरस्टैंड अ बिट, नॉट अ सिंगल बिट। आउट एंड आउट बकवास कर रहा है। स्टेट्समैन लाइक स्पीच है। उसने कहा द पीपल हु सेटल्ड एंड बिल्ड अमेरिका, और जो अमेरिका के साहलों पे आए ख्वाब लेके, ट्रेडिशंस लेके, क्रिश्चियन फेथ को लेके, और उन्होंने वो इनहेरिटेंस लेके आए, ये क्या और होता वो है नई दुनिया वहां बन रही थी। ये इनहेरिटेंस लेके आना क्या होता है भाई? कोई समझाए मुझे कि वो अपनी इनहेरिटेंस लेकर आए, ये क्या होता है? व्हाट इज इट? हाउ डू यू डू दैट? कोई मतलब समझ में आता है आपको उसका? इनहेरिटेंस लेके आना क्या होता है? जो आदमी आता है वो अपनी कल्चर लेके आ सकता है, सिविलाइजेशन जिस सिविलाइजेशन से आता होगा उसके एलिमेंट्स लेकर आ सकता है। ये इनहेरिटेंस लेकर आने क्या होता है? अगर ये मतलब है कि वो अपनी प्रॉपर्टी बेच के सारा कुछ जो था उसको बेच बाच के और पैसे लेके यहाँ आए थे, से दैट कि दे केम विद फाइनेंसेस, बट अपनी इनहेरिटेंस यहाँ लेकर कैसे आ सकता है? सो हम एक वन सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और हमारे बॉन्ड्स बड़े डीपर हैं। क्रिश्चियन फेथ, कल्चर, हेरिटेज, लैंग्वेज, एंसेस्ट्री, ऑल दीज थिंग्स, उसने ये सारी बातें की हैं। और उसने कहा कि जनाब हम वी केयर डीपली अबाउट आवर फ्यूचर्स एंड फ्यूचर, आपका भी और हमारा भी। अब मुझे बताओ दोस्तों, ये कौन सी तरह के, वो कहते हैं वी आर लाइक ए फैमिली, बेसिकली उसने कहा था कि वी आर लाइक ए फैमिली। मुझे बताओ ये कौन सी फैमिली होती है जहां एक दूसरे को धमकियां दी जाती हैं, जहां कहा जाता है हमारी बात मानो नहीं तो सैंक्शन लगा देंगे, फिर उनको ये कहा जाता है कि बेटा नहीं मानोगे, इतना नहीं मानोगे 25% सैंक्शन तुम्हारे पे लगा देंगे। और तो और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ से कोई नाव निकली और यहाँ पे आ गई, इसमें थोड़ी जगह तुम्हारी हो गई है, हमारे बिना तुम हो कौन? यही तो कहता है। कनाडा ऑफ अमेरिका क्या कहता है कि मार्क कैरी
वो कहता है ना, मार्क, नेक्स्ट टाइम यू टॉक रिमेंबर यू लिव बिकॉज ऑफ अस, यू लिव बिकॉज ऑफ अस। ये आपको क्या लगता है कि सहयोगियों की भाषा है, दोस्तों की भाषा है, फैमिली की भाषा है, रिश्तेदारों की भाषा है, कौन सी भाषा है? ये समझ में नहीं आती फिर धमकी, ग्रीनलैंड छीन लेंगे, हम वहां जाएंगे, कैप्चर कर लेंगे, हमें उसके रिसोर्सेज चाहिए, हमें उसके सब कुछ चाहिए, हम निकालेंगे, जो चीज हमारी नहीं है उसको हम डिफेंस कैसे करें? यही तो कह रहे हैं। वो कहते हैं जो जो चीज हमारी नहीं उसको हम डिफेंड क्यों करें? तो पहले हमारी बने, यानी कि हमारे कब्जे में आए, तो हम उसको डिफेंड करें। ग्रीनलैंड के कॉन्टेक्स्ट में ये बात ट्रंप ने कही थी, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। हम इस फ्यूचर की बड़ी परवाह करते हैं, घंटा करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, ये क्यों हुई? और उसने कहा कि बेसिकली हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से हटके इंडस्ट्रियलाइजेशन चली गई यूरोप और हम पीछे रह गए हैं। दिस इज व्हाट ही सेइंग कि ये बकवास कर रहा है, उल्टा बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है। वो कहे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन चली गई यूरोप, ये कैसे होता है भाई? ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप चली गई, कहां से चली गई, कैसे चली गई? यूरोप डी इंडस्ट्रियलाइज हुआ है, क्यों डी इंडस्ट्रियलाइज हुआ ये भी तो बताओ। अमेरिका अपने यहां पर टेनरीज क्यों नहीं लगाता? वो कानपुर की टेनरीज पे क्यों डिपेंड करता है? गलत कर रहा हूं? तमाम चमड़े की फैक्ट्रियां जो हैं वो यहां कानपुर में क्यों है? गंगा का बेड़ा घर क्यों होता है? वो इसीलिए होता है, वो हमारी कॉस्ट पर यूरोप और अमेरिका में चमड़ा जाता है। आप समझिए इस बात को। उसके लिए जो एनवायरमेंट है वो हमारा बेड़ा गर्क होता है, ठीक? तो ये कहा जाना कि जैसे ओहो डी, भाई साहब थैंक यू वेरी मच, आप तुरंत वहां सारी टैनरीज खोलिए ना। जो ये मिनरल्स का जो किस्सा सारा पड़ रहा है दुनिया भर से निकालिए, अमेरिका में बनाइए। सारी एफएमसीजी का जो काम है वो आप अपने यहाँ बनाइए, अपने पानी का बेड़ा गर्क कीजिए, अपनी सॉइल का बेड़ा गर्क कीजिए, जैसे आपने चाइनीज से करवा दिया। चाइनीज को आखिर सूडान जाके, साउथ सूडान जाके अपना चावल क्यों बोना पड़ रहा है? कोई समझाओ मुझे। चाइना को अपना चावल साउथ सूडान में जाके बेचना, उगाना पड़ रहा है, क्यों उगाना पड़ रहा है? इसलिए क्योंकि उनकी जमीन उपजाऊ बची नहीं। ये जब रेयर अर्थ मिनरल से करते हैं, आप जरा मित्रों सोचिए, इसको जब आप तमाम तरह के तेजाबों में धोएंगे तो तेजाब कहां जा रहा है? आपकी जमीन में जा रहा है। क्या उगेगा वहां पे? हम भी जो तैयारी कर रहे हैं, मैंने आपको शायद पहले एक दिन बताया था, हमारे साथ चंदन थे उस दिन, कि हमारे पास कोई हम जगह आइडेंटिफाई कर रहे हैं वहां पे उड़ीसा में जगह आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहां पर हमारे यहाँ जो फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी रेयर अर्थ मिनरल्स को क्लीन करने के लिए, उनको प्रोडक्ट बनाने के लिए, वैल्यू ऐड करने के लिए, वो सबका सब वहां किया जाएगा, सो दैट कि जो सॉइल खराब होनी है वो थोड़ी सी जगह की हो, उस पर्टिकुलर जगह की कॉन्सेंट्रेटेड हो वो जगह। बट बियॉन्ड दैट यू कैन नॉट डू इट एवरीवेयर, डैम इट। ये कोई बात हुई? बट दिस इज व्हाट, अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आपने किया तो आपने अपने आगे हवा ठीक कर ली। आप दुनिया को शिक्षा देने लग गए कि देखो जी, हमारे हवा कितनी साफ है, हम अपनी नदियों का कितना ख्याल रखते हैं। भाई साहब एक जमाना था मित्रों, अब तो नहीं है हालत यूरोप की, लेकिन एक जमाना था 80-90 के दशक में, इवन अर्ली 2000s में, कि जर्मनी की जो राइन नदी है ऐसी साफ नजर आती थी भाई साहब कि आपको क्या चमत्कार लगता था। अब सब बेड़ा गर्क हो गया ना, अब सब बेड़ा गर्क हो रहा है। एनीवे, आगे सुनिए। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ने हमारी पट्टा उठा दिया, बेसिकली दिस इज व्हाट इज सेइंग, वी लॉस्ट व्हाट वी हैड बिकॉज ऑफ दिस डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। और वो बात सही कह रहा है, इसमें वो गलत नहीं है, वो बात सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है बात। तो अब वो कह रहा है कि वी हैव टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ आवर इंडस्ट्रीज। तो वो बेसिकली तो ये कह रहा है कि चाइना, इंडिया को हम क्यों इंडस्ट्री दें, चाइना को क्यों दें? इस चीज में जब वो ये बात कर रहा है तो वो यूरोप के साथ इंडस्ट्री पे तो कोऑपरेट कर रहा है, लेकिन वो चाइना और इंडिया को क्या चाइना ने आपसे इंडस्ट्री मांगी थी? इंडिया ने आपसे इंडस्ट्री मांगी है क्या? और बाय द वे, मार्को रूबियो कुछ ही कहते रहे, अमेरिकन इंडस्ट्री अमेरिका में रुक रही है क्या? क्या उसकी कोई इकोनॉमिक सेंस बनती है अमेरिका में या यूरोप में रहने की? आप मुझे बताइए।
अभी हमारे प्रधानमंत्री इजराइल गए, डील साइन होने जा रही है, और जो मैंने आपको कहा था पिछले 6-8 महीने से आपको लगातार कह रहा हूं कि उनकी फैक्ट्रियां यहां आने जा रही, जिसको परेशानी होती हो वो है। अमेरिका ने लाख चाहा, एप्पल को नहीं जाने देंगे, इसको नहीं जाने देंगे, अमेरिकन कंपनियां इंडिया नहीं जाएंगी। क्या हुआ? कुछ नहीं। उनके कहने के, पुतिन के आके जाने के 70 बिलियन की गिरी हुई इन्वेस्टमेंट फोकस हो गई सारी की सारी आके, है कि नहीं? तो भाई मेरे ये सब राम कहानियां जो है वो फजूल की हैं। दरअसल मैं बताया ना आपको, चीमा का किस्सा खत्म हो जाए मैं आपको बताता हूँ ये सब क्यों हो रहा है। दे रहा है कि भाई हम आपको बिल्ड करने के लिए तैयार नहीं है। तो और वो आप देखें ना, जयशंकर को 4 दफा अमेरिका जा चुके हैं, अमेरिकन 1 दफा भी इंडिया नहीं आए। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, जयशंकर का जाना और इसका अमेरिकन का यहाँ आना, अमेरिकन के कितने लोग यहाँ आ चुके हैं? कौन नहीं आ गया है? तुलसी गैबर्ट कितनी बार आई? 2 बार आ गई मेरे ख्याल से। बाकी लोग कितनी बार आ गए? कौन अमेरिकन नहीं आ रहे हैं? कौन कौन सा अमेरिकन है जो नहीं आया? और साल भर पहले तो पिछले साल 20 जनवरी को ट्रंप ने ओथ ली, यानी कि अभी रफली वॉट 1 महीना 1 दिन, एक महीना, एक साल 1 महीना हुआ है। तो ये कहना कि नहीं अमेरिकन सब कोई नहीं आ रहे हैं, बकवास करने वाली बात है। सो वो जो नेशनल बॉर्डर्स को वो कहते हैं हमें वी हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ आवर नेशनल बॉर्डर्स, एंड वो कह रहा है कि दिस इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ जीनोफोबिया, ये हेट नहीं है, ये फंडामेंटल एक्ट है नेशनल सॉवरेनिटी का। और ये जो चीज है इसमें इस चीज को थोड़ा समझने की जरूरत होती है। देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं तो खैर बाय द वे एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हम जब पढ़ते रहते हैं इसको समझते रहते हैं। अब वो कहता है जी यूएन के अंदर बड़ी पोटेंशियल है, रही अब नहीं है। अच्छा, ये अपनी बात मतलब ठीक से बोल नहीं पाया, ठीक कर रहा है अपने आपको, बेसिकली कह रहा है कि अब नहीं है ऐसी, इसमें पोटेंशियल बहुत था और अब नहीं है पोटेंशियल, ये कहना चाह रहे हैं। इसके पास कोई सवाल नहीं है। ये गजा की जंग नहीं बंद करा सका, यूक्रेन की जंग नहीं बंद करा सका। अब मजे की बात यह है कि जब वहां पे आप वीटो खुद कर देंगे तो जंग बंद कैसे होगी, ये भी तो एक क्वेश्चन है। दूसरी बात एक और है ना, इससे परे वीटो से असली बात तो ये भी है ना कि यूएन के पास कौन सी अपनी मिलिट्री फोर्स है जो वो कहीं जंग बंद करा सकती है? जंग बंद तो कंट्रीज कराती है ना। मैंडेट खाली आप यूएन का ले लेते हैं, यूएन का मैंडेट भी तो एक अपने आप में झांसा ही है देखा जाए तो। जो ये उसी का ऑर्डर का बचा खुचा असर है ना, जो 1945 के बाद में इसी अमेरिका ने ही बनाया था, और उसी अमेरिका ने उसी यूएन को इस्तेमाल करते हुए न जाने कितनी जगह पर क्या कुछ कर डाला है। और ऊपर का झंडा रहता है यूएन का, मैंडेट हमेशा यूएन का। ये किस्सा है। जंग बंद कैसे होगी जब आप वहां पे वीटो कर देंगे? ये क्वेश्चन तो बनता है ना, जंग बंद आप कैसे कर देंगे? मतलब आपने जिस चीज को देखना था वो तो ये देखना था ना कि आप बेसिकली जंग बंद करने की बातें कर रहे हैं। हाँ तो सो ये चीजें जो है ना तो आपको देखना था कि आप जंग बंद करने की बातें कर रहे हो, और क्या की बात करेंगे? देर मुझे लग रहा है कि अमेरिका ने बेसिकली ये सोच लिया है कि हमने हमेशा जो कुछ रास्ता हमारा पिछला था उसको हमें चेंज करने की जरूरत है। यूरोप, सुने, अमेरिका ने सोच लिया है कि हमने हमेशा आगे पता नहीं क्या जो हमारा रास्ता था वो हमने चेंज कर लिया। बड़ी अच्छी बात है, क्या हो करता उससे? क्या करेगा? नमस्ते फ्लेक्स। और यूरोप क्या वेट करेगा? ये एक सवाल है। और जो स्पीच, वेट किस चीज का? यूरोप क्या वेट करेगा? किस चीज का? किस चीज का इंतजार करना है यूरोप का? इंतजार की बात क्या है ये भी तो बताए। आई जस्ट डोंट नो व्हाट ही इज टॉकिंग, मार्को रूबियो ने की बेसिकली, एंड ही गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन।
after his speech. बेसिकली ही गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन। इसमें बेसिकली क्या है चीमा साहब, इसमें बेसिकली क्या है? It means कि यूरोपियंस वो इस बात से एग्री करते थे। और सेकेंडली यूरोपियंस ने ये भी कह दिया यार कि उधर डेवोस में हमने वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की बात को जो है वो मार्क करने को हमने बड़ा लिफ्ट कराई थी। और ये देखो सुना आपने कुछ सुना, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने की स्पीच, इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां गया नहीं, और मार्क कार्ने कनाडा का प्राइम मिनिस्टर है। पता नहीं, मतलब आई जस्ट डोंट नो व्हाट ही इज टॉकिंग। एक तो दिमाग से इंडिया नहीं निकलता है, हर बात पे दिमाग में इंडिया होता रहता है, बोलना कुछ हो मुंह से इंडिया निकलता है। इस वक्त हम अगर ना ये कराएं, अगर हमने इसको ना रिस्पेक्ट दी तो फिर हमारे लिए मसला बन जाएगा। ओहो ओहो, मतलब स्टैंडिंग ओवेशन इसलिए दिया गया है कि वो पता नहीं तो अमेरिका हमला कर देगा यूरोप पे। क्या मतलब बनता है? क्योंकि मार्क करने के लिए हमने खड़े होकर ताली बजाई थी, तो इसके लिए खड़े होकर ताली बजानी पड़ेगी। क्या लॉजिक है? ये हमारे लिए बड़ा मसला बन जाएगा। अच्छा, लेकिन उसने बातें सही की हैं। कैसे? और उसने मतलब कौन सी बात सही है? कोई बताओ मुझे, कौन सी बात सही है इनमें से? कहा कि दिस इज गोइंग टू बी जियोपॉलिटिकल मैल प्रैक्टिस इफ दे डू नॉट एंगेज इन कन्वर्सेशन विद चाइना। अच्छा, इसमें इंडिया का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। इंडिया का मुझे जिक्र यही समझ आ रहा है कि वो कह रहा है कि वी वांट एलाइज हु कैन डिफेंड देमसेल्व्स। मतलब अपना हमने कौन सा, ओके, अमेरिका को अगर मान लीजिए अगर अमेरिका का मतलब होता, जो कि नहीं है, पहली बात तो इंडिया ने कब कहा अमेरिका से कि आप हमारी मदद के लिए आओ? इंडिया में से कोई मुझे एक आदमी बता दे, वन पर्सन, जिसने आज तक ये कहा हो कि हमारा अगर कोई चाइना से या पाकिस्तान से झगड़ा हो जाएगा तो अमेरिका हमारी मदद को आएगा। वी नेवर वांटेड इट, वी नेवर आस्क्ड फॉर इट। तो फिर इसका सवाल ही कहां आता है? तो हमसे कोई कैसे कह सकता है कि भाई अपनी मदद खुद करो, हम नहीं आएंगे? मतलब पिछले सालों से लगातार, पिछले कम से कम 2-3 साल से तो मैं ही कह रहा हूं कि कल को चाइना से हमारा कुछ भी हो, चाहे हिमालय पे हो, तो सबसे पहले भागने वाले अमेरिकन होंगे। वो कहेंगे भैया हमारा तो कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं पहाड़ों पर लड़ाई करने का, हम कैसे आए लड़ने के लिए? हम तो आपको इंटेलिजेंस दे देंगे जो वो इन इंडिकेट्स दे रहे हैं। पैसा खुद खर्चा करो यार। तो हमने को तो उधार मांगा किसी से। लुक एट दिस, अपना पैसा खुद खर्चा करो। हमने क्या किसी से उधार मांगा है, कर्जा मांगा है? इंडिया ने किससे क्या किया है? स्ट्रॉन्गर सेल्फ रिलायंट यूरोप। या ओके, तो इंडिया के लिए भी प्रोग्राम है कि आपने चाइना से खुद लड़ना है, और हम नहीं कहते कि आप हमारे लिए चाइना से लड़ो। ये कब कहा अमेरिका ने? ये कब कहा कि आप हमारे लिए चाइना से मत लड़ो? अगर ये नहीं कहा जा रहा है तो कोई मुझे बताए क्वाड में मिलिट्री का एलिमेंट क्यों डाला जा रहा है? क्वाड में मिलिट्री एलिमेंट लाने के पीछे रीजन क्या है? कोई समझाए मुझे। और क्या ये बात ऑस्ट्रेलिया से पूछी नहीं है इन लोगों ने? क्या अमेरिकन ने पूछी नहीं है ऑस्ट्रेलिया से कि भाई अगर कल को कोई चाइना के साथ में दिक्कत हो जाए ताइवान के स्ट्रेट पे, तो आप हमारे साथ लड़ेंगे या नहीं? तो उन्होंने क्या कहा था एज ए क्वाड मेंबर? उन्होंने कहा भैया आपने जब क्वाड बनाई थी तब तो बात बताई नहीं हमको, वरना हम आते ही नहीं। लड़ने के बाद हमने कम मान ली। ऑस्ट्रेलिया के चाइना से जबरदस्त रिलेशन है, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, तो क्यों लड़ाई करेगा भाई? इसलिए तुम कह रहे हो। कमाल है। आप हमारे लिए चाइना से लड़ो, ये हम नहीं चाहते। ना लड़ो आप हमारे साथ, अमेरिका कभी नहीं करता है। इनफैक्ट अमेरिका दोस्तों इस्तेमाल करना, वो हमेशा चाहता है कि जो भी उसके अलाइज हैं, दोस्त हैं, जो भी हैं, जब भी अमेरिका लड़ाई पे जाए वो उसके साथ आए, चाहे वो उनके इंटरेस्ट में है या नहीं। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये एक जियोपॉलिटिकल मैल प्रैक्टिस है। वो कह रहा है कि चाइना के साथ हम एंगेज नहीं होते, और वो ये भी समझते हैं कि अब हमें जो है, और कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है कि चाइना के साथ आप एंगेज मत हो? अमेरिका खुद ही कह रहा है ना। अमेरिका खुद चाइना से एंगेज कर रहा है और वो कह रहा है कि चाइना से एंगेज मत करो। और अगर आप ये चाहते हो कि चाइना से एंगेज नहीं, बट मजे की बात क्या है, हर एक कंट्री दूसरे कंट्री से अपने रिलेशंस बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये लोग जो कि इकोनॉमिकली डाउन इस समय हो रहे हैं, यूरोप के लोग, तो दुनिया में 2 ही मुल्क तो हैं जिनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, वो है इंडिया और चाइना। तो भाई इनके अलावा वो पैसा लेने जाएं कहां?
क्योंकि यूरोप वाले तो पैसे छाप नहीं सकते, पैसे तो खाली अमेरिकन छाप सकते हैं पेट्रोल डॉलर के चक्कर में। इसीलिए आप ये देखिए कि इस बार बातें इस तरह की निकल के आ रही हैं कि रफाल की जो डील हो रही है, यूरोप क्यों पीछे लगा हुआ है उसके? रफाल के लिए इसीलिए पीछे लगा हुआ है यूरोप कि भाई इंडिया के साथ में अगर हम कुछ कर लेते हैं तो हमारी इकोनॉमी को मिल जाएगा। अपनी इकोनॉमी के लिए कर रहे हैं भाई, वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी अगर दे रहे हैं तो उसके पैसे ले रहे हैं, कोई मुफ्त में नहीं दे रहा है यहाँ पे कुछ। मैं आपको अपडेट दे देता हूँ एक, जो हम 114 रफाल ले रहे हैं, मैक्रोन उसमें साइन करने आ रहा है। आप देखिए कि इसके चक्कर में यूक्रेन को जो रफाल मिलने थे वो लगभग 1 साल लेट हो रहे हैं, क्योंकि हमारा वाला ऑर्डर प्रायोरिटी पे है। हमारे वाला ऑर्डर जो है वो प्रायोरिटी पे रखा जा रहा है फ्रांस में कि भाई पहले इंडिया को जहाज देने हैं, यूक्रेन बाद में, क्योंकि यूक्रेन से अभी तक एग्रीमेंट नहीं साइन हुआ है। उन्होंने कह दिया है कि पैसे इधर से आएंगे, हम उधर पकड़ा देंगे आपको। ये तो बनियागिरी चल रही है ना। मगर बियॉन्ड दैट फ्रांस ने सीधे से मना कर दिया है कि भाई अब पहला इंडिया ने हमको कंफर्म कर दिया है, वी आर गोइंग फॉर इट। सफरन का इंजन जो है उसका भी किस्सा चल रहा है, वो अपनी अलग फैक्ट्रियां लगाने जा रहा है। रफा 200 लगाएगा यहाँ पे। तो ये सारे किस्से चल रहे हैं। तो ये देखिए कि यूरोप को क्या पड़ी कि वो ये माने जो ये चीमा साहब कह रहे हैं कि भाई इंडिया को हम नहीं देंगे कुछ। अरे भैया, अमेरिका से मांग कौन रहा है? क्योंकि अगर हमको टेक्नोलॉजी चाहिए और अगर हमने उसकी पेमेंट करनी है तो जिसके पास टेक्नोलॉजी होगी और वो बेचना चाहेगा पैसे के लिए तो हमारे पास आएगा, और हमारे पास आ रहे हैं लोग। इसीलिए अगर नहीं भी आ रहे हैं तो हमारे साथ मिलके वो यहीं पे एक जॉइंट आईपी क्रिएट कर रहे हैं और हमारे साथ काम कर रहे हैं। सिंपल। मार्को रूबियो क्या कहते हैं, वो मार्को रूबियो जाने। जो डिप्लोमेसी है, इसका जो गोल है वो है टू नेविगेट करना अपने नेशनल इंटरेस्ट को। ओके, अगर सोचो दोस्तों, अगर नेशनल इंटरेस्ट को नेविगेट करना गोल है, अगर नेशनल इंटरेस्ट को नेविगेट करना गोल है तो भला यूरोप अमेरिका क्यों सुने? क्योंकि यूरोप में तो अपने छोटे छोटे देश हैं सारे, राइट? वो अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट देखेंगे। आखिरकार जब वेनेजुएला की बात आई थी तो इन्हीं मार्को रूबियो ने अपनी कांग्रेस की जब हियरिंग थी तो क्या कहा था कि भाई नेशनल इंटरेस्ट है जो सबको ड्राइव करते हैं, ठीक है ना? तो आपके नेशनल इंटरेस्ट आपको ड्राइव कर रहे हैं तो भला उनके नेशनल इंटरेस्ट उनको क्यों ना ड्राइव करेंगे? And then who do you become to actually tell them what to do? You know? नेशनल इंटरेस्ट को। तो एक तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये, अच्छा, वो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो है ना, वो क्या कह रहा था? वो कह रहा है कि ये जो आप हमें जिसे कहते हैं ना नी जर्क, ये वापस आ गया नी जर्क पे, यूएस कॉल्स। बेसिकली तो चाइनीज को पता चल गया कि अमेरिकन उठ खड़े हुए हैं। क्या मतलब? मेरे लिए सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये होगी कि इन केस अगर तो रिपब्लिकन्स आते हैं पावर में तो दे विल कंटिन्यू देयर पाथ। वो अपने पाथ को, यार ये कौन सी कहने की बात है? कोई भी पार्टी अगर पावर में आएगी तो अपनी पॉलिसी भी चलेगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मतलब वो करते रहेंगे। तो ये चीजें हैं। मुझे कम से कम, मैं जब ये सारी चीज देख रहा हूँ मुझे तो यही नजर आ रही है कि इंटरनेशनल ऑर्डर जो है ना, अच्छा, ये वैसे स्पीच पाकिस्तान के हक में बड़ी जबरदस्त है। और सुन लो, अभी पाकिस्तान के हक में और हो गई, वो भी जबरदस्त है। जरा सुनो, क्योंकि हमारे हक में इस तरह जबरदस्त है कि इंडिया हमेशा ये समझ रहा था कि हम अमेरिका के कहने पे, अमेरिका के बिहाफ पे, या अमेरिका एटलीस्ट हमारे साथ खड़ा होगा और हम लड़ेंगे। गो कि ये कब कहा? ये कब हुआ? ये इंडिया ने कब कहा? मैं इसको एलैबोरेट करता हूँ। दैट डजंट मीन कि इंडियंस ये कहते हैं कि अमेरिका और हम मिलकर लड़ेंगे। दैट मींट कि हमें अमेरिका की सपोर्ट रहेगी। और हम पिछले 20 साल से ये कहते रहे कि आप इतना, अमेरिका जो है वो इंडिया को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देता रहा। और आज हम ये कहते हैं कि भाईजान ये चीज जो है ना वो, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। आज वो ये कह रहे हैं, पता नहीं दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, पता नहीं हम क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान ने क्या कह दिया अमेरिका को, पता ही नहीं, सब गोलमोल हो गया।
इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन एट दी ग्लोबल लेवल पे बड़ी जबरदस्त कन्वर्सेशन हुई है ये। और जो चाइनीज हैं वो अपनी जगह पे अपसेट हैं, ठीक है जी। वो काहे को अपसेट होंगे? वो काहे को अपसेट होंगे कि भाई? ये जो नीजर कॉल्स ये ना दें, और हमें जो है वो ये एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव वर्ड ऑर्डर जो है वो देख रहे हैं। मैं तो इसको तुम जरा सोचो, चाइना क्यों अपसेट होगा भाई? चाइना को क्या पड़ी भाई? चाइना ने अमेरिका की खटिया खड़ी कर दी। उसने दिखा दिया कि भैया तुम्हारी दुकान नहीं चल सकती बिना हमारे। बड़ा सिंपल सा मामला है। जिस दिन उन्होंने सैंक्शन लगाया, आखिर चाइना के ऊपर सैंक्शन पलट के क्यों नहीं लगा पाया अमेरिका? तो मार्को रूबियो साहब की जो सरकार है, ये सैंक्शन चाइना पे क्यों नहीं लगा पाई? क्योंकि चाइना ने अगले दिन तुम्हारी दुकान बंद कर दी। उन्होंने सारे के सारे मिनरल्स की सप्लाई रोक दी, तुम्हारी दुकान बंद, नासा बंद, तुम्हारा जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, पेंटागन का, सब बंद। क्या चला लो बिना बिना अर्थ मिनरल्स के? क्या चलाओगे? कुछ भी नहीं चलता। और क्या हुआ उसका मतलब? आपने तमाम टैरिफ जो है विड्रॉ किया। तो सिंपल सी बात है। वो शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, यही बोले रहे। शी मुस्कुराया तक नहीं जब ट्रंप वहां चाइना गया और हाथ मिलाने गया, मुस्कुराया तक नहीं वो। सो आप जरा देखिए कि चीजें कहे जा रही हैं। चाइना को इसमें कोई अपसेट नहीं है। चाइना ने वहां पर सिर्फ अपना ऑब्जेक्शन रखा है कि आप लोग जो बिहेवियर कर रहे हैं गलत है, बात खत्म। चाइना अपसेट नहीं हो रहा है। चाइना इज लुकिंग एट इट कूलली। मैं तो थोड़ा, और जैसे कहते हैं ना, इंटरेस्टिंग इसको देख रहा हूँ, ये इस सारे स्ट्रक्चर को। अब देखते हैं कि यूरोपियंस कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। बाय द वे, यूरोपियंस को भी मैंने देखा, यूरोपियंस ने भी इस पे जो बातें की, कन्वर्सेशन की, जिसमें प्राइमरीली जर्मन्स जो हैं वो, मार्को रूबियो ने क्रिश्चियनिटी कल्चर इन चीज़ों की जो है वो यूएन को उसने कहा कि ये कंडेम किया फॉर फेलिंग टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। पर ये बड़ी मुझे अजीब बात लगी है कि हाउ यूएन फेल टू रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट। वहां पे अगर दो पार्टीज हैं, अमेरिका सपोर्ट्स यूक्रेन, रशिया इज अगेंस्ट यूक्रेन, तो कैसे यूएन उसको रोक सकता है जब ये ग्रेट पार्ट्स का प्रॉब्लम है। अच्छा, मजे की बात क्या है, इंटरेस्टिंग, China, along with the United States, but primarily Europe and USA, which created the Western institutional infrastructure, जिसको अमेरिका कहता है ये गलत है आजकल, चाइना उसको डिफेंड करता है। और वो कहता है कि जी अमेरिका जो है ना वो लॉ ऑफ जंगल में लेके जा रहा है। और वो स्टॉर्मर जो है ना, वो तो बेचारे, उनका तो कोई हाल नहीं, वो तो यही कह रहे थे जी, यूएस यूके अलायंस, उनको पता है कि उनके पास तो न्यूक्लियर डेटरेंट भी नहीं है, सॉवरेन इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर डेटरेंट भी नहीं है लाइक फ्रांस। ये इससे बड़ी बकवास सीमा कर नहीं सकता, इससे बड़ी बकवास सीमा नहीं कर सकता है। क्या कह रहा है? यूके के लिए कह रहा है, सामा के लिए, कि इनके पास तो सॉवरेन इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर डेटरेंट नहीं है। मतलब इससे बड़ी बेवकूफाना झूठ हो नहीं सकता। आप एक काम करें, 60s से उनके पास न सिर्फ डिटरेंट है, इवन आज भी 4 सबमरीन उनकी पानी में रहती हैं, यूके की, इंग्लैंड की, जिनमें से एक कॉन्स्टेंटली न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो इन सोर्स रहती है, इन वाटर रहती है, ऑलवेज अननोन लोकेशन के साथ में, सो दैट, और मिसाइल्स उसके पास होती हैं, एटॉमिक मिसाइल्स होती है उसके पास में। ये ठीक बात है कि जो मिसाइल्स हैं वो अमेरिकन है, मगर जो उसके ऊपर वॉरहेड है वो ब्रिटिश का है, और वो सारी की सारी चारों के चारों एक्टिव सर्विस में है। तो ये कहना कि उनके पास न्यूक्लियर डिटरेंट नहीं है, इससे बड़ी बकवास नहीं हो सकती है। इस आदमी को कुछ नहीं पता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप गूगल कर सकते हैं, देख लीजिए कि यूके न्यूक्लियर डिटरेंस उनके पास है या नहीं है इंडिपेंडेंट। बहुत पहले से है, बिल्कुल क्रेडिबल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी बात ये कि बल्कि पीछे उन्होंने ये तक कहा है कि हमें अपना न्यूक्लियर जो आर्सेनल है वो बढ़ाना चाहिए, यहां तक की बात की उन्होंने। I don't know what he's talking about right now. और फ्रांस जो है उसको एक चीज का एडवांटेज है, बड़ा मुल्क है, इकोनॉमी है, दिस दैट, उसने अपने नए लिंक्स बिल्ड कर रहा है इंडिया, यूरोप के, चाइना के साथ, और अपनी इकोनॉमी ठीक कर रहा है, न्यूक्लियर डेटरेंट है।
यूरोप में दोनों देश दोस्तों, दोनों देश यूके और फ्रांस दोनों ही न्यूक्लियर डिटरेंट रखते हैं। और जो फ्रेडरिक मर्ज थे, जो जर्मन चांसलर, उन्होंने Sorry. कहा कि वी आर इनटू द न्यू ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप हमें चाहिए। और मजे की बात है कि ये रशिया इज आउट ऑफ द गेम। रशिया को तो उन्होंने बुलाया ही नहीं। उससे क्या फर्क पड़ता है? आप मुझे बताओ दोस्तों, मैं कल भी आपसे बात कर रहा था, ईरान को नहीं बुलाया उन्होंने, रशिया को नहीं बुलाया उन्होंने, मगर आप बात क्या कर रहे हैं? वही रशिया और ईरान की बात कर रहे हैं आप, रशिया और ईरान की। उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं, उनकी बात नहीं, उनकी आवाज नहीं, आप फैसला कैसे कर लेंगे? यही बेवकूफी इन लोगों ने स्विट्जरलैंड में की थी, आपको याद है? यूक्रेन और यूएस की जो यूक्रेन और रशिया की जंग को लेकर इन्होंने स्विट्जरलैंड में पहली मुलाकात की थी, और आपको याद होगा भारत ने वहां पे वोट नहीं किया था। ये कह के वोट नहीं किया था कि ये कौन सी तरह की कॉन्फ्रेंस है भाई, जहां पे रशिया है ही नहीं। अगर दो वारिंग पार्टीज हैं, आपने क्रेमलिन उसको बुला रखा है, यूक्रेन को बुला रखा है, तो रशिया क्यों नहीं है वहां पे? क्योंकि अगर दो लोगों को जिनकी लड़ाई हो रही है आमने सामने बैठ के नहीं बात होगी, तो फिर बात कब होगी और कैसे होगी? और वो कौन सी तरह की शांति ले आएगा कोई भी समझौता कि एक तरफा हो? रशिया को बुलाते तो उनकी भी सुनते कि वो क्या कहते हैं। सो दे आर नॉट प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म। ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो है वो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। ना दो, देखते हैं कि किस तरह के स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। बट इंटरेस्टिंग स्पीच। कोई इंटरेस्टिंग स्पीच नहीं थी मित्रों, ये बकवास थी आउटराइटेडली। मैं आपको बताता हूँ ये क्या हुआ है और कैसे हुआ है और क्यों, मतलब मैं क्यों इस पर बकवास कर रहा हूँ इतनी, और मैं क्यों इसको मानता हूँ कि मार्को रूबियो दरअसल इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं, म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस को, और ये पहले भी होता रहा है, ये इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। जो 2028 का आने वाला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, ये उसके लिए एक तरह से अपने आप को कैंडिडेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? अभी आ रहा मिड टर्म इलेक्शन इसी साल, इस साल नवंबर में। अगर कोई ऐसा क्राइसिस नहीं खड़ा कर लेता है ट्रंप जानबूझ के, ताकि मिड टर्म इलेक्शन टल जाए किसी तरह से, किसी बहाने से, होता है कोई जंग छेड़ दे उस टाइम पे, ताकि इलेक्शन हो ही नहीं, लेट हो जाए, तो बिकॉज उसके हारने के चांसेस पूरे हैं, कोई उसकी इस समय पे बेहतरी नहीं हो रही है अमेरिका में। तो आप ये देखिए कि इन लोगों के, यानी दो लोग हैं, जेडी वेंस और मार्को रूबियो, ये दोनों के चांसेस जो हैं वो खड़े हो जाते हैं उस केस में। मित्रों, मैं आपको कुछ चीजें बतानी चाहता हूं कि दरअसल इस सारे की सारी बातचीत में जो कुछ मार्को रूबियो ने वहां की है, दरअसल कहा क्या है। पहले तो आपको मैं ब्रीफली भी नहीं, डिटेल में मैं आपको डिटेल में ये बताता हूं कि दरअसल उसने कहा क्या है, वहां पे हुआ क्या है मास्को की कॉन्फ्रेंस में। तो मैं आपको डोंट माइंड, मैं इसको पढ़ के बता रहा हूँ क्योंकि उसने बहुत सारा कुछ बोला है और लंबा बोला है, तो इसलिए मैं आपको देख के बता रहा हूँ कि मैंने सारे नोट्स लिए हुए। देखिए वो क्या कह रहा है, वो ये कहता है, ये बहुत डिटेल में भाषण दिया, बहुत डिटेल में भाषण दिया। वो क्या उसमें ऐतिहासिक चिंतन को लेकर आ रहा है, पोस्ट कोल्ड वॉर की बात कर रहा है, पोस्ट कोल्ड वॉर की जो नीतियां हैं उनकी भी आलोचना की है उसने, और जिसमें वो कहता है कि भाई यू आर ऑल फूलिश, ट्रांस अटलांटिक जो पार्टनरशिप है उसको रिन्यू करने की बात कर रहा है। अब आप समझ रहे हैं, चीमा साहब जो बोलना भूल गए थे, कि वो कह रहे हैं कि हम रिन्यूअल करेंगे और हम रीबिल्ड करेंगे। तो वो जो रिन्यूअल की बात थी, मैंने उस समय टोका था ना कि रिन्यूअल क्या, नेटो अलायंस के रिन्यूअल की बात हो रही है। अच्छा, और फिर क्या कहते हैं कि जो पश्चिमी सभ्यता है उसके पुनरुत्थान का समय आ रहा है, और फिर वो कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय संप्रभुता है, नेशनल सॉवरेंटी जो है, या जो अमेरिका यूरोप के जो साझा इंटरेस्ट हैं उन्हीं पे आधारित है। यानी जो राष्ट्रीय सॉवरेंटी है वो वो यूरोप और रशिया के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, म्यूचुअल रिलेशंस हैं, उनके ऊपर वो सिक्योरिटी डिपेंड करती है। ओके, फिर 2026 के आसपास जो है, 2026 के आसपास का जो भविष्य के संदर्भ में कुछ बातें कही गई हैं, उनमें कुछ बातें बड़ी काल्पनिक सी भी हैं, जैसे ईरान और वेनेजुएला में यूएस की जो कार्रवाई रही है। अब उसमें तमाम तरह की बातें चलती रहती हैं कि भाई मान लीजिए जैसे एक सेनेटर थे पॉल रैंड, तो जब इनकी वहां पे बातचीत हुई, क्या कहते हैं, मार्को रूबियो की कांग्रेस में हियरिंग हुई, तो पॉल रैंड ने इनसे सवाल पूछा। सवाल क्या पूछा? उन्होंने कहा ये बताओ कि आपने वहां हमला क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि जी वो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं मदुरो वहां के वेनेजुएला के, हमारे यहाँ पर उनके खिलाफ एक केस चल रहा है ड्रग्स का,
और हमारे जस्टिस डिपार्टमेंट को उसकी जरूरत थी उस आदमी की, ताकि वो पकड़ के यहाँ लाया जाए और उसके ऊपर केस चलाया जाए। तो बोले कि आपको ये मालूम है कि वो आदमी जो है उस कंट्री का इलेक्टेड प्रेसिडेंट है? तो कहते हैं कि हाँ, हमको मालूम है, लेकिन हम अमेरिकन लॉ को फॉलो कर रहे हैं कि हमारे अगर किसी की जरूरत है लॉ के सामने लाने की, तो हम उसको लेकर आएंगे। तो पॉल रैंड उससे बहुत खूबसूरत सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि जरा ये तो बताओ कि अगर ये ऐसा ही कुछ किसी ने अमेरिका के साथ कर दिया होता तो मार्को रूबियो बचने की दाएं आए बाएं शायद इधर उधर करने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं कि भाई नहीं नहीं, देखिए ये बड़ा ही क्लीन ऑपरेशन था। जरा सोचिए, सवाल को डॉज करने की कोशिश। ये नहीं बता रहे हैं कि अगर अमेरिका के साथ हुआ तो क्या होगा, ना ना ना, वो आगे बात करते हैं, नहीं नहीं, बड़ा ही क्लीन ऑपरेशन था, कोई ब्लडशेड नहीं हुआ। हालांकि 80 लोग मरे थे उस सारे ऑपरेशन में, करीब 80 से ज्यादा लोग मरे थे। तो कह रहे हैं कि नहीं, कोई ब्लडशेड नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। विद इन हाफ एन आवर, 30 मिनट्स, 20 मिनट्स का ऑपरेशन था। 20 मिनट्स में हमने उनको वहां से निकाल लिया और हम यहाँ लेकर आ गए। तो उसने कहा कि भाई ये बताओ, पॉल रैंड कहता है कि भाई मार्को साहब ये तो बताइए कि मान लीजिए कोई देश जो है वो अमेरिका पे हमला कर दे, इसलिए कि ट्रंप की उसको जरूरत है, और वो ट्रंप को यहाँ से उठा के ले जाए, 15 मिनट में ले जाए, साफ सफाई से ले जाए, कोई खतरा किसी को ना हो, कोई बंदा ना मरे, बड़ा क्लीन ऑपरेशन हो, तो क्या उसको आप नेशनल सिक्योरिटी का हमला मानेंगे या नहीं मानेंगे? जब फंस गया ये, तो बोला कि हम जो कुछ भी करते हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट में करते हैं, और किसी को भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का हक है। बड़ी सीधी सी बात है कि भैया जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये मतलब है इसका। और वही अमेरिका ने किया है वेनेजुएला के साथ में। वहां होगा क्या, वो आप जानते हैं। तो ये सारे किस्से जो हैं, ये इस तरह की चीजों से चली हैं। अब आप देखिए इसी चीज को, जो सैंक्शंस हैं, आप देखिए सैंक्शंस की थीम्स हैं और जो दूसरे इंटरेस्ट जुड़ते हैं, उन सब से ही इनसे आप अलग करके सारी चीजों को देखें तो आप क्या पाएंगे? आप पाएंगे कि जैसे यूक्रेन का किस्सा है, चीन यूक्रेन को लेकर बड़ी सारी बातें की गई हैं। जो आखिरी हिस्सा आप देखेंगे उनकी बातचीत का 30 मिनट का, उसमें यूक्रेन और चीन को लेकर भी बातें की गई हैं। हम उसमें बात करेंगे अभी आपसे। तो अब जरा पहले देखिए, हिस्टोरिकल रेफरेंस आप देख लीजिए और ये देखिए कि इतिहास से इस सारी बातचीत में सीखा क्या गया है। रूबियो साहब जो हैं, जरा सोचिए, रूबियो साहब म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत का हवाला देते हैं। यू नो, वो कहते हैं कि जब कोल्ड वॉर की जो जो सारा तनाव था, बर्लिन वॉल गिरी, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आया, और फिर उस समय पर फिर वो कहते हैं कि जो सोवियत कम्युनिज्म पर था उस पर पश्चिम की जीत हुई, और हमारे जो पर्पसेस थे रशिया और यूरोप, इसके अमेरिका और यूरोप के, हमारे जो पर्पसेस थे वो शेयर्ड पर्पसेस थे हमारे, और इसीलिए हमारी जीत हुई। ओके, फिर वो कहते हैं कि वो जीत जो है वो किसी दुश्मन के खिलाफ नहीं, बल्कि हमने एक कॉमन सिविलाइजेशन के लिए लड़ी थी। अब वो हमारी सिविलाइजेशन, यूरोप और अमेरिका की सिविलाइजेशन जो है चूंकि एक जैसी है, तो हमने उसके डिफेंस के लिए वो लड़ाइयाँ लड़ी थी। फिर कहते हैं कोल्ड वॉर ने इतिहास के अंत का खतरनाक भ्रम पैदा किया। ऐसा लगा जैसे कि लड़ाई खत्म हो गई है कोल्ड वॉर के बाद में, जहां पर लिबरल डेमोक्रेसी, बॉर्डरलेस ट्रेड। अब आप समझिए जरा, बॉर्डरलेस ट्रेड की बात की थी उसने, जिसको चीमा साहब ने आपको क्या बताया था कि बॉर्डरलेस हो गया सब कुछ, बिना बॉर्डर के रहा करेंगे। ना 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 ना, बॉर्डरलेस ट्रेड की बात की थी उसने। और इसीलिए मैंने पोस्ट में कहा था कि ऐसा कुछ नहीं था, बॉर्डर्स पे बाकायदा पासपोर्ट चेक होते थे। ऐसा नहीं था कोई अभी बस गाड़ी लिए भागा चला जा रहा है, नहीं होता है। वो बात हो रही थी बॉर्डरलेस ट्रेड की। और फिर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस और नेशनल जो इंटरेस्ट है वो सब रिप्लेस कर रहे हैं। ओके, मेन जो क्रिटिसिज्म था वो क्या था? वो कहते हैं कि ये मानसिकता जो है वो मानव प्रकृति के, यानी कि जिस तरह का ये सिस्टम बना पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, जो ये मानसिकता थी वो मानव प्रकृति के और इतिहास को नजरअंदाज करती है। उनका मतलब ये है कि जो इंसान है उसकी नेचर है कि भाई वो अपनी बाउंड्रीज को तय करेगा। ये मेरा घर है, इतनी जगह मेरी है, ये मेरा परिवार है। ये जो बहुलवादी समाज होता है वैसा ही होता है ना, कि भाई आपने परिवार का ध्यान रखते हैं, फिर उसके बाद आप उसने अपने गांव का ध्यान रखते हैं, या अपने शहर का ध्यान रखते हैं, या अपने देश का ध्यान रखते हैं, वो दायरे बढ़ते चले जाते हैं। बहुलवाद इसी तरह का होता है ना। तो वो क्या कहते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, है ना। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, संप्रभुता की आउटसोर्सिंग, संप्रभुता की आउटसोर्सिंग। मुझे बताइए, ये जो सॉवरेंटी है, सॉवरेंटी की आउटसोर्सिंग भला कैसे होती है? शायद सॉवरेंटी की आउटसोर्सिंग से मायने ये थे कि जो यूरोप की सॉवरेंटी थी वो अमेरिका के पास रखी हुई थी गिरवी,
कि कल को कोई बात होगी, कल को कोई हमला होगा तो नेटो का आर्टिकल 5 इन्वोक हो जाएगा और अमेरिका हमारी बचत के लिए आ जाएगा। हम सब अमेरिका की सिक्योरिटी अम्ब्रेला के नीचे हैं। दैट इज व्हाट आउटसोर्सिंग ऑफ सॉवरेनिटी इज ऑल अबाउट। जो एनर्जी पॉलिसीज थी, अगर आप ये देखिए कि वो एनर्जी पॉलिसीज जो प्रतिद्वंदियों को फायदा देती हैं, यानी कि अपोनेंट्स को फायदा देती हैं, और फिर मास माइग्रेशन जो कि सामाजिक एकता को खतरे में डालता है, ये दोनों भी एक तरह की आलोचना की गई दोनों चीजों की। मगर मजे की बात क्या है, जिस ऊर्जा नीति से प्रतिद्वंदियों को फायदा हो रहा है तो इनका मतलब क्या है, रशिया से एनर्जी मत लो। इसलिए आपने जो जो गैस पाइपलाइन थी आपने उड़ा दी। तो इसके पीछे भी तो किस्से है ना। और मजे की बात क्या है, बात अगर सिर्फ गैस पाइपलाइन उड़ाने होती तो समझ आता, आपने मुनाफा उठाया उसका। तो मैं आपको भाई डेटा दिखाऊंगा उसका भाई, बल्कि हो सकेगा तो आप ये देखिएगा, यूके, नॉर्वे, अमेरिका, ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने जम के यूरोप की ऐसी तैसी की इस एनर्जी क्राइसिस के दौरान। नतीजा क्या है, यूरोप का भट्टा बैठ गया। यूरोप के इस नुकसान में यूके भी शामिल होता अगर ब्रेक्सिट में बाहर ना निकल गया होता, मगर चूंकि बाहर निकल चुका था तो इनकी जो एनर्जी थी वो इनके काम आई, और बाकी इन्होंने जो एक्सपोर्ट की उसमें चौगुने दाम वसूले। अब देखिए, इसमें जो एक तरह से जो ट्रंप की जो अब जो नवीनीकरण की जो उसकी दृष्टि है, जो रिन्यूअल की जो उसकी पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्या है। मार्को रूबियो साहब जो है वो यूएस का की जो लीड है नवीनीकरण की और जो पुनर्संप्रदाय जो रीडेवलपमेंट की बात की जा रही थी, जो चीजों की बात कर रहे थे, है ना, ये उसकी रूपरेखा देते हैं। क्या कहते हैं उस रूपरेखा में, संप्रभुता, आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, सॉवरेनिटी, और जो कल्चरल प्राइड है, कल्चरल प्राइड, इसको वो प्रायोरिटी पे रखते हैं। और क्या कहते हैं कि अमेरिका अकेले काम करने को तैयार है। जरा सुनिए, अकेले अमेरिका काम करने को तैयार है, लेकिन पसंद करता है कि यूएस के साथ साझेदारी हो। आप जरा समझिए इसके मायने क्या है कि बेसिकली यार हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है हमको अच्छा लगता है तुम भी साथ आ जाओ, यू नो, दिस व्हाट इट मींस इन ऑल प्रैक्टिकल सेंस। इसका मतलब यही होता है। अच्छा, इसके जो जो एलिमेंट्स हैं, और दूसरा एलिमेंट जो है वो क्या है, मेन एलिमेंट इसके ये है कि जो इकोनॉमिक री इंडस्ट्रियलाइजेशन होना है, बेसिकली इकोनॉमिक री इंडस्ट्रियलाइजेशन होना है, यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का उलट। जो पहले डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया उसका अब ये उल्टा कर रहे हैं। तो देखिए कुछ बातों को समझिएगा, यूरोप को हम लाख गाली दें लेकिन कुछ बातें हुई हैं। कोविड के दौरान खास तौर पे जब ये एनर्जी क्राइसिस वहां खड़ा हुआ, उस समय पर इन लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर दिया। अब देखिए रिन्यूएबल एनर्जी ओवरनाइट तो आपका इम्पैक्ट करती नहीं, वो बहुत धीरे धीरे चलती है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि अमेरिकन यूरोपियंस ने हार्डशिप्स उठाई, कोयले और तेल का भी कंजम्पशन किया जो कि ये सालों से नहीं कर रहे थे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अपनी इकोलॉजी का और अपनी एनवायरमेंट का बेड़ा गर्क किया। क्यों, शॉर्ट टर्म में इनको लगा कि ये ठीक है, मगर लॉन्ग टर्म के लिए इनको ये लगा कि भाई अगर हम ये रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज खड़े कर लेंगे तो हमको फ्यूचर में जो जनरेशन आएंगी उनके लिए आसानी हो जाएगी, और वो इस पर डिपेंड नहीं रहेंगे कि भाई रशिया से कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो इस चक्कर में इनको जो टेम्परेली ये जो भड़ाका इनका बैठा है इकोनॉमी का, वो हुआ इनके साथ। फिर आप ये देखिए, और फिर क्या हुआ है, हाँ, कि डी इंडस्ट्रियल का उलट हो गया। सप्लाई चेन्स का इन्होंने कहा कि रिक्रिएशन करना पड़ेगा सप्लाई चेन्स का, चाइना से आप अलग हो जाइए ताकि। एआई की बातें हो रही हैं, फिर स्पेस ऑटोमेशन की बातें हो रही हैं, और क्रिटिकल मिनरल्स में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो रूबियो कह रहे हैं कि भाई और ये जो क्रिटिकल मिनरल्स वाला किस्सा है इसमें भी आप कोऑपरेट करें हमारे साथ में। हालांकि वो क्या कह रहे हैं, हम अकेले काफी हैं मगर हमें ठीक लगेगा अगर आप भी आ जाएंगे तो। क्या बात है, एक्सटॉर्शन से, वो कह रहे हैं एक्सटॉर्शन से मजबूत वेस्टर्न सप्लाई चेन्स बनाए बेसिकली। अब जरा सोचिए एक्सटॉर्शन से कैसे आप मेजर सप्लाई चेन बना सकते हैं। तो आप इंटेंस में ही आप नेगेटिविटी देख सकते हैं कि वो औरों को एक्सटॉर्शन करेंगे ताकि आप अपनी सप्लाई चेन को बेहतर कर सकें। ओके, बॉर्डर कंट्रोल और सॉवरेनिटी की बात करते हैं। वो क्या कहते हैं कि माइग्रेशन पर नियंत्रण होना चाहिए, यानी कि कंट्रोल्ड माइग्रेशन होना चाहिए। कौन आएगा नहीं, जो ट्रंप कर रहा है बेसिकली वो ये कह रहे हैं। इसको फिर कहते हैं कि ज़ेनोफोबिया नहीं है बल्कि अपनी सॉवरेनिटी को रोकने का, उसको प्रोटेक्ट करने का तरीका है। दिस इज परफेक्टली वैलिड, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगता है ये बात बिल्कुल ठीक है। अब देखिए जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म की भी बात कर रहे हैं वो,
उसमें वो यूनाइटेड नेशन को लपेट लपेट रहे हैं, जिसकी बात हुई। वो कह रहे हैं कि भाई यूएन आदि को जो है आप खत्म ना करें। अच्छा, नहीं खत्म करें, समझ में आता है, तो फिर आप भाग क्यों रहे? एक दिन में ट्रंप साहब ने 60 यूएन की ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़ दिया था, एक दिन में, सिर्फ एक लेटर पे खत्म। ये क्या करें? यूएन को कमजोर ना करें। तो भाई मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूं ना, ये जो अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, जोड़ जुड़ाव की बातें हो रही हैं, इनके पीछे एक ही कारण है, भाई को 2028 का इलेक्शन नजर आ रहा है। ये अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेचर को यहां पर अनाउंस कर रहा था और कुछ नहीं। बाकी इसकी बात का दूर दूर तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से कोई नाता रिश्ता नहीं, कोई मतलब नहीं बातों को। अब देखिए और फिर ओके, और फिर कहते हैं कि ये जेनोफोबिया नहीं है, बल्कि अपनी संप्रभुता को बचाने का तरीका है। समाज के फैब्रिक को बचाने के लिए ये जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात है। ओके, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म की बात कर रहे हो, जहां पर यूएन की बात आती है ना। अब आप देखो कि जरा वेनेजुएला, बल्कि वेनेजुएला की जो घटना थी उसका हवाला देते हुए कहते हैं कि जो यूएस के जो यूनिलैटरल एक्शंस हैं, जैसे ईरान पर बमबारी होना, वेनेजुएला के लीडर की गिरफ्तारी होना, इन सबको वो कहते हैं ये सब बहुत जरूरी है। ये लॉ रूल ऑफ लॉ के लिए ये जरूरी है। अब बताओ, कर लो बात। यानी चित भी मेरी, पट भी मेरी, और जो डेफिनेशन है वो तो हमारी है ही, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। फिर आप देखिए कि जो जो एनर्जी और जो क्लाइमेट को लेकर बात कर रहे हैं वो क्या है, तो वो कहते हैं कि जी जो क्लाइमेट क्लाइमेट कल्ट जो है, ये क्लाइमेट कल्ट नीतियों की आलोचना होने की, यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो बातें हो रही हैं उसकी बात कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि इससे वेस्ट गरीब होता है। आप समझ रहे हैं? अब जरा देखिए, इससे वेस्ट गरीब होता है मतलब ये कि भैया हमसे गैस लो। बेसिकली मुद्दा ये है, अपने बल पर बनने की कोशिश मत करो कि हम सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, उससे आप गरीब हो जाएंगे। वगैरह इससे गरीबी आती है। जबकि जो दूसरा आदमी है, चाइना हुआ या जो दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो फॉसल फ्यूल्स का फायदा उठा रहे हैं। यानी कि जो कोयला या तेल से बनने वाली जो एनर्जी है, उससे जो है इंडिया या हुआ या चाइना हुआ, वो अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हैं। हम यहाँ नेचुरल फ्यूल्स के चक्कर में अपना बेड़ा गर्क किया ले रहे हैं। ये कहना है मार्को रूबियो का, यानी कि एनवायरमेंट की बातें करना फजूल है। सो आप समझ सकते हैं कि जब पेरिस ट्रीटी से अमेरिका निकलता है, क्यों निकलता है, इसको वो एक गहरा बंधन भी बताते हैं यूएस और अमेरिका के रिलेशंस को, यूएस और यूरोप के रिलेशंस को। वो कहते हैं कि ये एक सिविलाइजेशन है, हमारी एक ही सिविलाइजेशन है, हमारी हिस्ट्री एक है, हमारी क्रिश्चियन फेथ है, और हमारी जो एंसेस्ट्री है वो भी एक ही है। आप जानते होंगे ट्रंप बेसिकली जर्मन है, वो पता नहीं, इसके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो जर्मनी से अमेरिका आए थे। उसका जो, बल्कि अभी जब फ्रीडरिश मैक्स गया था यहाँ पे यूएस, तो वो उसका बर्थ सर्टिफिकेट लेके इसको देख कर आया था, ये तू देख, मतलब इट वाज फनी। फ्रीडरिश मैक्स ने इसको पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उठाकर वो जो बर्थ सर्टिफिकेट था इसके दादा ग्रेट फादर का, वो दिया था कि भाई ये दे, ये फलाने गांव में हमारे तो जेवनी का है। ओके, ऑलराइट। फिर आप देखिए कि एक वो कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग और प्राइड यूरोप की जरूरत है, बड़ा प्राउड यूरोप होना चाहिए। रूबियो जो है, मार्को रूबियो, यूरोप को कमजोरी और अपराध बोध, है ना, गिल्ट की फीलिंग है, और संतोष से इनकार करने का आग्रह करते हैं। वो कहते हैं कि भैया सेटिस्फाई मत हो किसी भी चीज से, आगे बढ़ने की बात करो। वो ऐसे सहयोगी चाहते हैं जो अपनी विरासत पर गर्व कर रहे हैं। जरूर सोचिए, ये जो चीमा साहब बात कर रहे थे वो आधी अधूरी थी, इनको तो डिफेंस सिक्योरिटी के अलावा नजर नहीं आता ना। तो वो कह रहे थे कि अपनी विरासत पे गर्व करें, यानी कि मोत्सार्ट, उन्होंने जिक्र किया है, मोत्सार्ट जो म्यूजिशियन थे, आपको याद है ना मोत्सार्ट के, हमारे यहाँ बॉलीवुड में एक ट्यून भी बनी थी ना, आपको याद है, तलत महमूद साहब ने गाना गाया था। मोत्सार्ट की जो एक सिम्फनी है, कौन सी है, 40th जी माइनर, हाँ 40th जी माइनर सिम्फनी उनकी जो है, 40th सिम्फनी जी माइनर में है। तो वो उसका एक गाना है तलत महमूद का, आई डोंट नो तलत महमूद साहब ने किसके साथ गाया था वो, मुझसे न इतना तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। वो जो है वो बेसिकली मोत्सार्ट की ट्यून पे बनी है ना। तो एनीवे, ये जस्ट फॉर पासिंग रेफरेंस। तो वो कह रहे हैं मार्को रूबियो अपनी स्पीच में कि मोत्सार्ट और शेक्सपियर, इनके जो
उन्होंने डिटेल्स दी कि भाई वी शुड टेक प्राइड इन देम, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। और फिर कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस अपना जो है वो खुद करने की औकात होनी चाहिए अपनी, ताकि हम दुश्मनों को रोक सके। सीधा मतलब ये है यूरोप से कि भाई अपने डिफेंस के ऊपर खर्चा करो, नेटो वेटो के भरोसे मत बैठो, बात खत्म। ग्लोबल वेलफेयर स्टेट, या जो पास में जो अपने पापों के प्रायश्चित पर जो नेशनल अपने इंटरेस्ट है उनको प्रायोरिटी दे। जरा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब जरा मित्रों इसके मतलब निकालिए, ये चीमा साहब ने इस पर बात नहीं की है, जरा सोचो क्या कह रहा है। ग्लोबल वेलफेयर स्टेट, यानी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली बात मत करो, दिमाग अपना खराब मत करो फालतू भर में, ऐसी बातें कोई नहीं हुआ करती। दूसरा क्या करें, अतीत के पापों के पर प्रायश्चित पर, है ना, अतीत के पापों पर प्रायश्चित के ऊपर राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दें। इसका मतलब क्या होता है, ये भूलो कि तुमने नाजी टाइम में क्या क्या कर दिया था, ये भूलो कि तुमने जूस के साथ क्या किया था। मैं इसको और किस तरह नहीं देखता। आप म्यूजिक में खड़े होकर जब इस तरह की बात करते हैं तो उसका और कोई मतलब नहीं करता है। आप कह रहे हैं कि अपने अंदर जो गिल्ट कॉन्शियस आपने बना रखी है, हाय रब्बा हमने बड़ा गलत किया। 1945 के बाद में जो स्कूल में किताबें लिखी गई, वो आज तक जो चल रही थी, इतिहास जो जर्मनी के बच्चों को पढ़ाया जाता वही पढ़ाया जाता था कि हम सारे उल्लू भट्टे थे, हमने 30s में हिटलर को प्रमोट किया, अपने सर पर बैठा लिया और उसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, हमने जूस के साथ बड़ा गलत किया। तो इसीलिए इसराइल को जो ब्लाइंड सपोर्ट मिलती है जर्मनी से, वो इसीलिए मिलती है कि भाई हमने इन लोगों के साथ गलत किया। ओके, आगे देखिए। तो वो कह रहे हैं कि ये जो गिल्ट की फीलिंग है आपकी, आप इसके ऊपर अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दें। फिर जो पश्चिमी इतिहास है, जो वेस्टर्न हिस्ट्री है, उसको वो पॉजिटिवली पेश करते हैं। क्या कहते हैं कि भाई सेंचुरीज तक हमने अपने आप को बढ़ाया है, विस्तार दिया है। अब उसमें क्या आता है, जरा सुनिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमें इसे सीखना चाहिए। क्या कह रहे हो, सेंचुरीज तक हमने अपनी फिलोसफी को, अपनी आइडियोलॉजी को एक्सटेंड किया है। उसमें जरा रोल देखिए किसका कह रहे हो, मिशनरीज को। यानी कि हमारे एम्पायर को बढ़ाने में मिशनरीज ने जो रोल प्ले किया है, वो उसको भी तारीफ से देख रहे हैं। और फिर पोस्ट जो WWII रिकवरी तक, और फिर उसके बाद में आगे आप देखिए गिरावट को भी वो बेसिकली मानते नहीं है। और फिर जो इनकी जो तमाम की तमाम स्पीच है, वो 21st सेंचुरी की जो समृद्धि हुई है, जो ग्रोथ की है यूरोप ने और वेस्ट ने, उसकी तरफ वो अपील करते हैं कि देखिए हमको उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए और उसी राह पे चल देना चाहिए। ये सारी बातें हुई, ये थे इनकी स्पीच का मेन। फिर आता है क्वेश्चन आंसर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब जरा देखिए यहां पर वो क्वेश्चन आंसर की जो मेन बातें थी क्या थी। स्पीच के बाद में ये क्या, रूबियो ने जो कॉन्फ्रेंस की चेयर है, संभवतः उसका नाम जो है वो क्या था, वोल्फगांग इशिंगर, अगर मैं गलत नहीं तो वोल्फगांग इशिंगर थे जो चेयर पे थे उस समय, उनसे सवालों का सामना हुआ। यूक्रेन पर क्या कहते हैं, यूक्रेन पर कहते हैं कि भाई तमाम मुद्दों को मिनिमाइज करने में, संकीर्ण करने में हमने जो है तमाम चीजों को नैरो डाउन कर लिया है, नैरो डाउन करके हमने डेवलपमेंट की है उसके ऊपर नैरो डाउन करने में। लेकिन उन्होंने कहा रशिया की सीरियसनेस पे हमें डाउट है और वी आर नॉट श्योर कि रशिया दरअसल सीरियस भी है या नहीं हमारी इस सारी बातचीत में। फिर जो यूएस सैंक्शंस जो चल रहे हैं रशियन ऑयल पर, फिर भारत से कमिटमेंट का उन्होंने इसी पे जिक्र किया, यहीं पे आगे भारत की कमिटमेंट का जिक्र हुआ और कहा कि जो सैन्य समर्थन है वो बरकरार रहेगा। दैट मींस यूक्रेन को मिलिट्री सपोर्ट जारी रहेगी। इंडिया से हमने 500 जो रशियन तेल ना लेने का कमिटमेंट लिया है, हम उस पर कायम रहेंगे। और फिर वो कहते हैं और रशियन तेल जो भी लेगा उस पर सैंक्शन लगाएंगे। ये बातें हुई, ओके। फिर चीन के ऊपर वो क्या कहते हैं कि भाई चाइना हॉक है, चाइना को उन्होंने हॉक की तरह से कहा। फिर उन्होंने कहा कि रूबियो ने जो कम्युनिकेशंस की जरूरत थी उसमें जोर दिया कि भाई बातचीत जारी रखनी चाहिए, बातचीत क्यों चलनी चाहिए, ताकि लड़ाई ना हो और शांतिपूर्ण ढंग से चीजों को मैनेज किया जा सके। फिर उन्होंने कहा कि जी मिसअलाइंड जो इंटरेस्ट है, यानी कि जो कुछ करने में हमारा नुकसान होता है दूसरे का फायदा होता है, समझ रहे ना। यानी अगर आप कोई चीज रशिया से ले रहे हैं और उससे आपका फायदा हो रहा है, लेकिन जो तमाम गुट है उसका नुकसान हो रहा है, तो गलत है, आप समझ रहे। लेकिन साथ ही क्या कहते हैं, आपको अपने नेशनल इंटरेस्ट भी प्रायोरिटी में रखना चाहिए। अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट प्रायोरिटी में रखेगा तो ये कैसे इंश्योर करेगा कि उसके लेने से किसी और को नुकसान हो रहा है तो वो अपने नेशनल इंटरेस्ट का ख्याल करे। ये वो जो कंट्राडिक्शन है जो मैं आपको बता रहा था।
अगर आप ये कह रहे हैं कि रशियन ऑयल लेने से जो जो रशियन लेने आएगा, ऑयल लेने आएगा, हम उसमें सैंक्शन लगाएंगे, मगर जो आदमी तेल ले रहा है रशिया से, वो तो अपने नेशनल इंटरेस्ट में ले रहा है। आप किसके नेशनल इंटरेस्ट में, आपने नेशनल इंटरेस्ट में सैंक्शन लगाते हैं, तो वो राइट आपको किसने दिया कि आप किसी अपने नेशनल इंटरेस्ट के चक्कर में किसी और के नेशनल इंटरेस्ट को हर्ट करेंगे? ये बड़ा सवाल है। फिर उन्होंने कहा कि जी ये मिसअलाइंड जो इंटरेस्ट होते हैं, ये जाहिर है ये हैं, लेकिन हमको इसमें से कोई ना कोई रास्ते निकालने पड़ेंगे। ओके, अब आप देखिए कि सेशन जो है वो बड़ी अप्लॉज हुई, खत्म हो गया। ओके, और जो कमेटी थी, कमेंट्री ने एक पूरे पूरे गठबंधन पे जो है ना लोगों को नोट किया कि हाँ भाई सब पॉजिटिवली रहा। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इनका जो इनकी जो थीम थी सारी की सारी, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा पाऊँ अगर, कि जो इनकी थीम थी, दो थीम्स में मैंने को डिवाइड किया है। अगर मैं आपको स्क्रीन पे ला के दिखाऊं तो वो शायद बेहतर हो। मैं जस्ट ट्राई कर रहा हूँ लेकर आऊँ कि वो कंट्राडिक्शंस इनकी स्पीच में कहाँ थे। लेट मी जस्ट चेक। ओके, आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कहाँ था इनके कंट्राडिक्शन। लेट मी जस्ट गेट द फाइल। कहाँ था? न जस्ट गिव मी अ सेकंड दोस्तों, मैं आपको वो फाइल निकाल के दिखाता हूँ। 2 फाइलें हैं जिसमें इन्होंने बदमाशियाँ की हैं। सारी के सारे कंट्राडिक्शन आपके सामने आ जाएँगे कि इन्होंने कहाँ-कहाँ, क्या-क्या बदमाशियाँ की हैं। ये रही, ये रही। एक ये रही, और मैं दूसरी भी हाथ के हाथ ले ही लेता हूँ ताकि आपको बाद में ना परेशान करना पड़े मुझे, रोकना ना पड़े। एक और फाइल है इनकी, कंट्राडिक्शंस में सामने आते हैं। जस्ट 1 सेकंड। ये रही। अब आप देखिएगा ज़रा, मैं आपको दिखाने शुरू करता हूँ। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं? ये देखिए, ये इनके जो प्रमुख असंगतियाँ हैं, इनमें जो पैराडॉक्सेस हैं इनके, इन जो विसंगतियाँ हैं बेसिकली इनमें, वो आप देख सकते हैं। ये हाल की तमाम विश्लेषणों पे आधारित है ये सारी की सारी। मैं अपने आप को पीछे करते हुए आपको जो है ना ये फुल स्क्रीन दे देता हूँ, ताकि शायद आपको, या ये इसको ले लेता हूँ, आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा इससे। ये देखिएगा। सॉरी। ये देखिएगा आप, ये रूबियो की रिटॉरिक है। जो वास्तविकताएँ हैं वो आपके सेंटर में है, और जो नोट्स हैं या जो सोर्सेज़ हैं कि जिनके बेसिस पे मैं आपको ये कमेंट्री देने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सारे की सारी यहाँ पर है आपके राइट साइड पे, है ना? और ये ट्रांस अटलांटिक यूनिटी पर जो कह रहे हैं वो आपके सामने यहाँ दिया हुआ है। ये फिर यूक्रेन रशिया वॉर के ऊपर जो कुछ कह रहे हैं वो यहाँ दिया हुआ है, और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस और जो ह्यूमन राइट्स को लेकर वो कह रहे हैं सब यहाँ दिया हुआ है। तो दिस इज हाउ इट इज। ये पूरी की पूरी स्क्रीन है जिसको आप देख सकते हैं। मैं इनफैक्ट बल्कि मैं क्या करूँगा, आप में से जो लोग पता नहीं सोशल मीडिया पे होंगे तो मैं इसको ट्वीट भी कर दूँगा अभी, तो वो सबके लिए हो जाएगा। इसी तरह से एक और स्क्रीन जो थी बड़ी इंटरेस्टिंग, वो एक ये स्क्रीन है। ये देखिए, जो मेन थीम्स हैं और जो रेटोरिक इनका जो है वो स्टाइल को ज़रा आप नोटिस करिए। ये देखिए, ये थीम है वेस्टर्न यूनिटी, और जो असाधारणता है इसकी, वो उसमें इसकी आप डिटेल में अगर जाएँगे तो क्या है, यूएस और यूरोप के का जो बंधन है, इनका जो जुड़ाव है, वो आध्यात्मिक बताते हैं, सांस्कृतिक बताते हैं, और बहुसंस्कृति प्लुरलिस्टिक बताते हैं। को इसको अस्वीकार करते हैं। ज़रा सोचिएगा, ये देखिएगा, ये डेमोक्रेसी है भाई साहब वेस्ट की, ये भारत को गाली देते हैं। ज़रा देखिएगा, अमेरिका और यूरोप का जो बंधन है, उसको वो कह रहे हैं आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, कल्चरल, सांस्कृतिक, और बहुसंस्कृतवादी यानी मल्टीकल्चरलिज्म को वो अस्वीकार कर रहे हैं। वो कहते हैं मल्टीकल्चरलिज्म हैज़ फेल्ड, इसकी कोई जगह नहीं है हमारे समाज में। यानी आप ज़रा कुछ याद करिए, ये साहब कौन है? मार्को रूबियो खुद एक इमिग्रेंट है, क्यूबा से आए हुए। 60s में इनके बाप आए थे और वो यहाँ आकर बसे थे। आप ज़रा सोचिए, वो आदमी जिसने उसी सिस्टम से सब कुछ लेकर खाया है, जो वहीं पे बना है, आज वो क्या कह रहा है कि हम मल्टीकल्चरलिज्म को रिजेक्ट करते हैं। यानी कि बेसिकली ये उस सिस्टम को रिजेक्ट कर रहा है जिसने इसको वो जगह दी जहाँ आज वो खड़ा हुआ है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था, ये जो चीमा साहब कह रहे हैं ना कि ये बड़ा ग्रेट है, माइलस्टोन है, ये है, वो है, ये इतना ही झूठ बोल रहा है, जम के झूठ बोल रहा है भाई। आगे देखिए, ग्लोबलिज्म की, अच्छा ये जो मैंने स्पीच उदाहरण आपको दिया है, ये देखो, ये जो मैंने आपको कहा ना, ये हम क्यों उदाहरण, उसका जो सेंटेंस था यहाँ पे, वो क्या था कि हम एक सभ्यता का हिस्सा है, पश्चिमी सभ्यता का, क्रिश्चियन फेथ है हमारी, कल्चर हमारी एक है, संस्कृति और हेरिटेज से
हम बंधे हुए हैं, हेरिटेज हमारी जो है वो एक जैसी है। ये हेरिटेज जानते हैं क्या? ये एंसेस्ट्री जिसको करता है, ये हेरिटेज है बेसिकली। एनीवे, और देखिए ग्लोबलिस्तान की जो ग्लोबलिज्म जो है उसकी आलोचना हो रही है। वो क्या कह रहे हैं? पोस्ट कोल्ड वॉर ग्लोबलिज्म जो है वो पोस्ट कोल्ड वॉर की जो नीतियां हैं उसको वो पश्चिम को कमजोर करने वाला बताते हैं कि ये जो कोल्ड वॉर के बाद में जो कुछ हुआ वो सब पश्चिम को कमजोर करता रहा है। अच्छा, फिर क्या कहते हैं कि यूरोप तक जो अमेरिका फर्स्ट का जो विस्तार है, यानी यूरोप को अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी के अंदर वो लेकर आना चाह रहे हैं, ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं। और यहाँ पर वो क्या जो जो एग्जैक्टली उनका जो स्पीच है वो क्या कह रहा है? वो कहता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को वो मूर्खतापूर्ण बताते हैं, लेकिन स्वच्छ बताते हैं। ये बताते हैं कि भाई खुद खुद के ऊपर उड़ा हुआ है। ओके, ये विकल्प है कि भाई जिसको चाहिए डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वो कर लो। मास माइग्रेशन को वो समाज को अस्थिर करने वाला क्राइसिस बताते हैं कि इसमें समाज जो है वो टूटता है, समाज के लिए क्राइसिस है। राष्ट्रवाद और संप्रभुता की बात आती है तो वहां पर वो कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय और जो क्या है अमूर्तता, हाँ, अमूर्तता मैनिफेस्टेशन जो है, नॉन मैनिफेस्टेशन, इंटरनेशनल नॉन मैनिफेस्टेशन, उस पर नेशनल इंटरेस्ट को आपको प्राथमिकता देनी चाहिए, है ना। और यूनिलैटरल एक्शन को जस्टिफाई किया उन्होंने, यानी वेनेजुएला पे जो कुछ किया, ईरान पे जो कुछ किया, उसको वो जस्टिफाई कर रहे हैं। फिर आप ये देखिए जो जो ये होप और जो रिन्यूअल की बात जहाँ पे कर रहे हो, वो क्या है? गिरावट को चॉइस बताते हैं, गिरावट को चॉइस बताते हुए अस्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये जो गिरावट है इसको ना मानो। नई सीमाओं में बोल्डनेस की अपील करते हैं, जैसे एआई की बात करते हैं, स्पेस की बात करते हैं, वहां पर वो कहते हैं कि यहाँ पर बोल्डली आगे बढ़ना चाहिए। मैन वाज नॉट गॉन, पता नहीं कहाँ, नो मैन हैज एवर गॉन देयर, वहां चलो। ओके, एनकोड्स के गठबंधन को मानवीय बताते हैं। ओके ओके, ये है वो किस्से। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, जहां पर गिरावट की बात कर रहे थे कि भविष्य में साहसपूर्ण दौड़े, ओके, और दैट मीन्स कॉन्फिडेंटली आप चलिए फ्यूचर में, हमारे राष्ट्रों को गर्वित, मजबूत और धनवान छोड़े। हाँ, पैसा होना जरूरी भाई, उसके बिना अगला इलेक्शन कैसे लड़ा जाएगा। तो ये है वो किस्से मित्रों, ये इसको अगर हम निकाल बाहर करें तो ये बात है ना, दैट इज इट। अब मैं आपको चलता हूं आगे लेकर, इससे देखिएगा इन तमाम बातों के पीछे जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं सिर्फ ये कि ये तमाम की तमाम स्पीच जिस पर अप्लॉज किया गया है, दरअसल वो कितने सारे कॉन्ट्रोडिक्शन से भरी हुई है और उससे कितनी जान बचाने की जरूरत है। मार्को रूबियो इज नो एंजल, मार्को रूबियो इज डूइंग एग्जैक्टली समथिंग फॉर द सेल्फ इंटरेस्ट। जिसको वो नेशनल इंटरेस्ट कह रहा है वो सेल्फ इंटरेस्ट से भी जुड़ा हुआ है। इनकी जो स्टाइल थी वो डायरेक्ट थी, अर्जेंट थी, मोटिवेशनल थी। और जो उनकी तमाम की तमाम और उनकी जो बाकायदा उनकी जो 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 उनकी प्रतिष्ठा जो उनकी है, जो उनका रेपुटेशन है, वो इसी बात के लिए है। वो क्या है दोस्तों? पॉलिटिकल रूप से ये पॉलिटिकल रूप से चार्ज्ड है तमाम की तमाम बातचीत। ट्रंप जो है, ट्रंप एरा थीम्स जिस तरह की होती हैं वो उन्हीं को लेकर चल रहे हैं, यानी एंटी ग्लोबलिज्म, कल्चरल कंजर्वेटिज्म, इन सब चीजों को ये दोहरा रहे थे लगातार, लेकिन डिप्लोमेटिक पॉलिसी के साथ, डिप्लोमेटिक पॉलिश के साथ में, यानी कि डिप्लोमेटिकली चीजों को उन्होंने चमकदार बना रखा था, पॉलिश कर रखी थी, लेकिन बात वो वही कर रहे थे जो ट्रंप सुनना चाह रहे थे, जो उनकी पॉलिसी के साथ है। ये तमाम की तमाम जो 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 नेशनलिज्म को लेकर जो वहां देखने वाले थे उनको अपील कर सकती है, इसीलिए वो वहां जो आपको अपलॉज सुनाई दिया, स्टैंडिंग ओवेशन मिला, वो सब भी इसीलिए हुआ। लेकिन अगर आप इस सारी चीज को एक सेपरेटिस्ट के रूप में देखने की कोशिश करेंगे, जैसे कि क्रिश्चियन और यूरोपियन हेरिटेज पर जो जोर दिया गया है, तो आप ये देखिए कि जो लोग इस प्लुरलिस्टिक समाज में जो यूरोप में रह रहे हैं, अगर वो डिफरेंट सोसाइटीज से आते हैं, उनका क्या बनेगा? क्योंकि उनका भी तो उस सोसाइटी पर उतना ही हक है जो जो बाकियों का है, जो वहां के क्रिश्चियंस का है। तो आपने क्रिश्चियंस की सुपीरियरिटी को वहां पे लाद दिया है एट द कॉस्ट ऑफ एवरीबडी एल्स हु केम फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। यहाँ पे फिर आप ये भी देखिए कि जो अमेरिका और यूरोप के संबंध है, उसमें जो शर्तीय गठबंधन का उन्होंने संकेत दिया। शर्तीय गठबंधन क्या होता है? सशर्त, बेसिकली, कि जो कोलिशन है, जो उनका गठबंधन है, उसमें इन शर्तों पर, यानी अपना डिफेंस खुद करो, अपनी, हमारे से कुछ मांगो मत, तुम पे कोई हमला करे तो खुद संभालो, ये बातें बेसिकली। संप्रभुता का मामला हो, डिफेंस की स्पेंडिंग हो, अपना खर्चा बढ़ाओ,
या बॉर्डर पर अलाइनमेंट की बात हो, अगर यूरोप सहमत हो तो सब बातें कर लो आपस में। प्रोग्रेसिव जो ईयू लीडर्स हैं उनसे तनाव पैदा होता है, लेकिन वो कहते हैं कि जो कंजर्वेटिव है जैसे हंगरी और इटली है ना, इनसे इनसे उनको इको आता है अपना। देखिए ये हंगरी और इटली जो है ये अपने रास्ते अलग जा रहे हैं, वो अमेरिका से अपनी डिस्टेंस बना रहे हैं, इसीलिए हंगरी और इटली इनको अखरते हैं। हालांकि मेलेनी को आप देखिएगा तो मेलेनी को ट्रंप जो है बड़ा पसंद करता हुआ दिखाते हैं, लेकिन ट्रंप का क्या पसंद आना क्या ना पसंद आना आप जानते हैं। ट्रंप तो ट्रंप ही ट्रंप है, जैसे मेरे मगल कुगलमान करते हैं ट्रंप ही ट्रंप। तो ओके, जो जियो पॉलिटिकल इसका रेफरेंस है वो जैसा मैंने बताया आपको, हाल की जो क्राइसिस चल रही है, चाहे यूक्रेन की है, यूक्रेन टॉक्स चल रही हैं, ईरान में स्ट्राइक्स की बात हो रही है, वेनेजुएला का ऑपरेशन हुआ है, ये सब एक ऐसी दुनिया का ऐसी दुनिया की का सुझाव दे रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं ऐसी दुनिया को जहां पर अमेरिकन जो हार्ड पावर है वो अग्रेसिव रहेगी और दुश्मन को रोक सकती है। ये बेसिकली वो तस्वीर देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एस्केलेशन का रिस्क जो है वो भी बढ़ता है। इस बात को माइकल ये रूबियो है वो बिल्कुल भूल जाते हैं। वो ये कि आप जो वेनेजुएला जैसी घटनाएं दुनिया पर करेंगे, अगर आप ईरान जैसी घटनाएं दुनिया पर ला देंगे, अगर आप गजा पे जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे जो कड़वाहटें पैदा होंगी, तो उससे क्या होगा, आने वाले सालों के लिए एस्केलेशन बढ़ेगा ना। तो ये बात जो है वो भूल जाते हैं, जो एस्केलेशन वाला मुद्दा है उसको दिमाग से निकाल देते हैं, उस पर बात नहीं करते हैं। फिर आप देखिए रूल बेस्ड ऑर्डर को चुनौती दे रहे हैं, ठीक बात। रूल बेस्ड ऑर्डर में हमेशा खुद मैं भी चुनौती देता रहा हूं। क्यों? मुझे हमेशा ऐसा लगता रहा है कि रूल बेस्ड ऑर्डर में रूल किसके थे ये भी तो कोई बताए। रूल बेस्ड ऑर्डर में हमेशा रूल जो थे वो अमेरिका के ही थे। और आइडियलिज्म पर जो रियलिज्म की वकालत उन्होंने की कि भाई जो आइडियलिज्म है, ये जो तरह तरह के जो इज्म होते हैं, बेसिकली क्या डेमोक्रेसी क्या बिना डेमोक्रेसी, मामला ये है कि भाई रियलिस्ट पॉलिसी लगाओ, जहां फायदा हो रहा है वो काम करो, बाकी सब जो इज्म पिज्म है ये गए तेल लेने। न कोई लेफ्ट है न कोई राइट है, जो हाथ में है उसी की माइट है। लेकिन जैसा मैंने कहा कमेंट्री की तरह जो आलोचक हैं वो इन सारी बातों को वो बेसिकली डिविजनिस्ट देख रहे हैं। डिविजनिस्ट चीजों को विभाजनकारी तरह से देख रहे हैं, खास तौर पर जो माइग्रेशन और हेरिटेज वाला मामला है उस पर। और इट मेक्स परफेक्ट सेंस कि माइग्रेशन के मामले में आप जानते हैं व्यक्तिगत रूप से मेरा अमेरिका में कोई इंटरेस्ट है, न कभी जिंदगी में गया हूं न कभी जाऊंगा, लेकिन आप ये देखिए कि जो माइग्रेशन और हेरिटेज के मामले पर उन्होंने बातें की हैं वो उन तमाम लोगों के लिए हानिकारक है, नुकसानदायक है, नकारात्मक है, जो वहां जाकर दसियों साल से अमेरिका में रहकर अमेरिकन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये स्पीच जो है दोस्तों वो मार्को रूबियो को एक ब्रिज बिल्डर के रूप में, अब जरा सुनिएगा ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, एक ब्रिज बिल्डर के रूप में पेश करती है एकेडमिकली। कैसे? अच्छा, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ कह रहे हैं उनका अगर आप खड़े किनारे से देखिए तो आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे कि वो कह रहे हैं कि अपनी जड़ों के साथ में यूरोप खड़ा हो और उन जड़ों के साथ खड़ा होकर सर्वाइव करे, अपने आप सर्वाइव करे। आगे एक्सप्लोर क्या करना चाह रहे हैं? आगे एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं जैसे 2024 का जो इसकी स्पीच थी, क्या कहते हैं, जेडी वेंस की, या संभावित जो रिएक्शंस हैं यूक्रेन की अगर बातचीत देखिए, यूक्रेन को लेकर उन्होंने जो कुछ क्वेश्चन आंसर में बोला है, अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये मामला दरअसल ब्रिज बिल्डर की भूमिका निभाने का जो है वो चल रहा है इनके दिमाग में। ये मुझे मैं आपको बताऊं कि जो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है उसमें जो मार्को रूबियो की जो स्पीच है उसमें एक पॉलिश्ड विजनरी फ्लेयर है बेसिकली, जो कैंपेन स्टंप की तरह से लगता है, जो को लगता है कि जैसे मैंने बताया ना इलेक्शन कैंपेन जैसा है कि भाई वो एक पॉलिश कैंपेन चलाना चाह रहे हैं, बजाय कि एक सीधे सीधे डिप्लोमेटिक एड्रेस के ये एक हिस्टोरिकल जो भव्यता है उनकी इतिहास की वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पर्सनल जो एनेक्डोट्स है जैसे कि कैसे एक वंशावली दिखाते हैं, एंसेस्ट्री दिखाते हैं यूरोप के साथ में, वो चीज जो है, या कि रिवाइटलाइज वेस्टर्न गठबंधन की बात करते हैं। ये जो रिवाइटलाइज वेस्टर्न गठबंधन है ये क्या है? तो बेसिकली वो इन चीजों से अपने आप को जोड़ के दिखा रहे हैं कि भाई मैं यूरोप के साथ भी हूं मगर मैं हूं अमेरिकन बेसिकली, और मैं आप दोनों को यानी अमेरिका और यूरोप दोनों को साथ लेके चल सकता हूं। ये बात कौन बोलेगा? ये बात वही बोलेगा जिसको सपोर्ट बायलैटरल दोनों तरफ से
मिल रही हो, वो सपोर्ट पैदा करने के लिए क्या करेगा, इस तरह की बातें बोलेगा। तो इसको आप अगर पॉइंट्स के आधार पर जोड़ेंगे तो आप क्या देखेंगे, आप पाएंगे कि जो रूबियो की ट्रेजेक्टरी है वो एक व्यापक रूप से अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी का लैंडस्केप है उसके आसपास की जो तमाम घटनाएं हुई हैं उन्हीं से वो जोड़ते हुए अपनी सारी बात को बना रहे हैं। ये है किस्सा। अब आप देखिए कि 2028 के बाद में जो ट्रंप ये जो टर्म लिमिटेड होने के साथ ही जो आएगी बात, आप देखेंगे कि जीओपी की जो फील्ड है वो पहले से गर्म हो रही है। जीओपी की जो फील्ड है कि कौन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होगा अगला, इसको लेकर बातचीत ऑलरेडी चल रही है। म्यूनिख फोरम में एक लंबे समय से अमेरिका के जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए जो म्यूनिख कॉन्फ्रेंस रही है ये हमेशा से एक ग्लोबल प्रोफाइल बनाने का तरीका रहा है। जेडी वेंस ने वही किया लास्ट ईयर जब पिछली बार हुई थी, और इसीलिए आप देखेंगे इसको आप जैसे टेड टॉक नहीं होती थी, ये एक किस्म से इंटरनेशनल लेवल की आप टेड टॉक समझ लीजिए जो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में होती है। अब इससे ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस देना जो है वो बेकार है। ये एक अंतरराष्ट्रीय टेड टॉक थी जो हो गई। बात करें मार्को रूबियो की जो डिलीवरी है यहाँ पर, वो एक साझा क्रिश्चियन फेथ की बात करती है, वेस्टर्न हेरिटेज की बात करती है, और खुद को बेसिकली ट्रम्पिज्म पे या ट्रेडिशनल जो कंजर्वेटिज्म है उसके बीच में एक ब्रिज बनने की कोशिश करते हुए दिखाते हैं। वो दिखाते हैं कि जो मैं ट्रंप के साथ तो हूँ, ट्रंप की सरकार में हूँ, तभी उनका फॉरेन सेक्रेटरी हूँ, तो उनके साथ में, और जो ट्रेडिशनल मागा ब्रिगेड जो है उसके बीच में एक वो पुल बनाते हैं। और हाल ही में उनको कैसे मनोवर किया इस सारी चीज को, ये उससे मेल भी खाती है। देखिए जो हाल की हरकतें हैं, हाल की जो अटकलें हैं, वो तमाम इन बातों को सब्सटेंशिएट करती है। कैसे करती है मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए वेनेजुएला ऑपरेशन के बाद में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के रूप में रूबियो की जो भूमिका थी वो उससे उनकी जो पोजीशन है वो बड़ी स्ट्रांग हुई है। कुछ जो जीओपी के इंसाइडर्स हैं इस समय पे वो उसको 2028 के स्प्रिंग बोर्ड के रूप में देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर आकर मार्को रूबियो ने जो भूमिका अदा की है उससे उनकी एक तस्वीर बनती है जो अगले इलेक्शन में उनको मदद दे सकती है एज प्रेसिडेंट, अगर उनको प्रोजेक्ट किया जाता है तो। ओके नाउ एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल के लिए उदाहरण के लिए आप देखिए कि उन्होंने वॉइस के रूप में जैसे जेडी वेंस के लिए समर्थन का ऑलरेडी सिग्नल कर दिया है। यानी कि मार्को रूबियो ऑलरेडी ये सिग्नल कर रहे हैं कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूं अगली बार तो जेडी वेंस मेरे वाइस प्रेसिडेंट होंगे। आप समझ रहे हैं? हालांकि अगर कल भगवान न करे दाएं बाएं को टेढ़ा मेढ़ा हो जाए ट्रंप के साथ में तो अगला प्रेसिडेंट जेडी वेंस होंगे। बट ये कह रहे हैं कि भाई इफ ऑल रिमेन्स एज इट इज और अगला इलेक्शन होता है और ये इनको एज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट उठाया जाता है तो जेडी वेंस को वो लेना चाहेंगे एज वीपी। ओके ये हो गया किस्सा। ओके फिर आप ये देखिए अब मगर इस ये रन पर जो है ना, आप ये देखिएगा कि किसी भी रन पर किसी भी बात पर ये जो चलते हैं मार्को रूबियो तो उसको शिफ्ट भी कर लेते हैं, बीच में कभी भी अपनी बात से पलट भी जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलिए बहुत हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल, जो प्रेडिक्शंस के जो मार्केट्स हैं, जो प्रेडिक्शंस की जो भविष्यवाणियां करने वाले, जो प्रेडिक्शन करने वाले जो बाजार हैं अमेरिका में, सट्टा बाजार लगा लीजिए, वो जीओपी नॉर्ड के लिए लगभग 19% के ऑर्डर देते हैं। आज की तारीख में मार्को रूबियो खड़े हुए हैं 19% में। जो 19% लोग हैं वो ये मानते हैं या 19% चांसेस हैं इनके नेक्स्ट प्रेसिडेंट अनाउंस होने के, इन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अनाउंस होने के। जो आप ये देखिए जेडी वेंस के एग्जैक्टली पीछे है, जेडी वेंस बहुत आगे है। जेडी वेंस का आज की तारीख में 54% है। आप समझ रहे हैं? जबकि इससे पहले थे वो रॉन डिसेंटिस थे, अब वो चीज बदल गई है, अब जेडी वेंस आ गए आगे। सॉरी ट्रंप जो है वो 2028 के लिए वेंस और रूबियो इन दो नामों को प्रमोट करते रहे। हमेशा इन दोनों को उन्होंने आगे किया है, बाकायदा इस टिकट को उन्होंने फ्लोट किया है। डेमोक्रेट्स के लिए वो कहते हैं कि ये बड़ा फॉर्मिडेबल चैलेंज जो है ये दोनों मिलकर पेश कर सकते हैं, जेडी वेंस और मार्को रूबियो, ये ट्रंप कह रहे हैं। और इसका मतलब ये भी है कि वो मार्को रूबियो को उत्तराधिकारी के रूप में ग्रूमिंग करने को तैयारी कर रहे हैं। यू नो मीडिया आउटलेट्स हैं दोस्तों, उन्होंने म्यूनिख की जो स्पीच है उसमें डेमोक्रेट्स जैसे कि एओसी वगैरह के साथ में जो ड्यूलिंग विजन के रूप में फ्रेम किया है।
और ये कॉन्फ्रेंस को शुरुआती बिल्कुल शैडो कैंपेन एरिना का नाम देते हैं। वो उनको लगता है कि मतलब ये किस्म की शैडो कैंपेनिंग चल रही है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को लॉन्च करने के लिए। नाउ यहाँ तक जो लाइटर टैक्स जैसे कि ऑनलाइन क्यूबन प्रेसिडेंट जो है इनको कहा गया है, आपको याद होगा पीछे जब बातें चल रही थी तो इनको क्यूबन प्रेसिडेंट की तरह से भी देखा गया कि अगर क्यूबा पे अमेरिका हमला कर लेता तो वहां प्रेसिडेंट कौन होगा, ये होगा। इस तरह से क्यों, ये रूट्स क्यूबन है, इसकी क्यूबा से आया हुआ है, ये किस्सा है इनका, है ना। तो इनकी जो तमाम की तमाम बातें जो हैं वो बेसिकली आशावादी, जो जो तमाम नेटो अलायंस है उसको रिन्यू करने वाली ये अच्छी अच्छी बातें उन्होंने की हैं। दैट्स अबाउट इट, है ना। रिटोरिक और जो अमेरिकन प्रैक्टिस है उसके बीच में गैप भी है। अब देखिए ये मैंने शायद आपको बता दिया था, हाँ नहीं एक और है, एक और स्पीच है जिनकी जो इसका पहलू है जिसमें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे वहां पे भी ये बदमाशी कर रहे हैं। लेट मी जस्ट टेक अ पिक्चर ऑफ इट, मैं आपको शेयर करूँ बिकॉज मुझे लगता है आपको इससे चीजें समझ में ज्यादा आएगी। और दूसरे ये पिक्चर में ले लूंगा तो फिर मैं इसको ट्विटर वगैरह में डाल दूंगा, तो इसमें मार्को रूबियो की इस स्पीच के जो मायने हैं वो लोगों को ज्यादा व्यापक रूप से समझ में भी आएंगे। ये देखिए मैं जस्ट एक इसकी पिक्चर निकाल रहा हूँ, ये लीजिए। और अब मैं आपको इसको आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इस पिक्चर को, ताकि हम इस पे बात कर पाएं और आप समझ पाएं कि दरअसल मैं आपके साथ ये चीजें क्यों इतनी लंबी बकवास कर रहा हूँ इस आदमी को लेकर। ये लीजिए इमेज फाइल, ऋषभ भाई हमारे साथ में, ओके वेरी गुड। और ये लीजिए, ये देखिए ये आई हो तस्वीर, मैं आपको भी शेयर किए देता हूँ। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसमें जो वो किर्क लड़का था जो मारा गया है उसका भी किस्सा है। ये देखिए, ये देखिए इस स्पीच में जो देखिए पहलू उनका, ये अगेन मुझे लगता है कि मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, इस पे नहीं, इस पे जाता हूँ तो मैं आपको और बड़ा हो जाएगा ये जी। ये देखिए ट्रांस अटलांटिक एकता यानी नेटो, नेटो वाली जो बात आती है उसमें मार्को रूबियो की जो रिटॉरिक है वो क्या है, वो जोर देते हैं कि हम साथ में हैं, आध्यात्मिक रूप से सांस्कृतिक रूप से साथ मजबूत हैं हम लोग हैं। और जो हमारा जो मजबूत गर्वित यूरोपीय सहयोग चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यूरोप पूरे प्राइड के साथ में हम लोग सहयोग चाहते हैं। ओके, ट्रांस अटलांटिक का जो अंत है उसको अस्वीकार करते हैं, वो कहते हैं वो नहीं मानते हैं कि नेटो खत्म हो रहा है बेसिकली, है ना। अब जरा देखिए बीच में ये क्या है, यूएस एक्शंस और रियलिटीज बीच में दी हुई है, और जो राइट साइड में है ये नोट्स है जो मैंने दिए आपको। अब देखिए ये जो ट्रम्प एडमिन ने बेसिकली टैरिफ लगाए, जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है उसी ने टैरिफ लगाया ना, यूरोप पे भी वो टैरिफ लगे हुए हैं, ठीक। अब देखिए इनके जो एडकट किए गए हैं एग्रीमेंट से जो निकले हुए, जो उनके पेरिस अकॉर्ड वगैरह था जो एनवायरमेंट को लेकर था उससे बाहर निकल चुके हैं, और ग्रीनलैंड को खरीदने जैसे उन्होंने धमकियां दी हैं वहां पे, बिल्कुल लैंड डील डेवलपर जैसी बातें की हैं, है ना। और फिर आप ये देखिए कि रूबियो जो आश्वासन देते हैं लेकिन रिस्पोकेसी रिप्रोसिटी के नाम पर इन्होंने अड़े रहते हैं, यानी कि जैसे ये डिफेंस स्पेंडिंग कि भाई हम जो अपना खर्चा कर रहे हैं तुम भी अपना खर्चा अपने आप करो। तो समझ नहीं आता कि फिर नेशनल इंटरेस्ट कहाँ बचा, जो जो एक दूसरे के लिए खड़े होने वाली बात थी वो कहाँ बची फिर, है ना। तो म्यूनिख में जो सॉफ्ट टोन वर्सेस वैंस की 2025 की जो आक्रामक स्पीच थी जब उन्होंने रोमानिया वाला किस्सा किया था, तो आप ये देखिए कि वो जेडी वैंस एक तरह की भाषा बोल गए, हड़काऊ भाषा, ये जरा प्यार वाली भाषा बोल गए, है ना। इस तरह की चीजें हैं। इसी तरह यूक्रेन और रशिया की बातचीत में वो क्या कहते हैं कि यूएस की जो लीडरशिप है उसको वार्ताओं के लिए वो क्रेडिट लेते हैं, और फिर जो इंस्टीट्यूशन को छोड़े बिना वो कहते हैं कि सस्टेनेबल पीस की बात करते हैं, है ना। ये हुआ, ये आप तमाम देखेंगे तो आपको तमाम पैराडॉक्स जो हैं इनके वो आपको पता लग जाएंगे कि बेसिकली क्या बात चल रही है, और इनकी बात में कहाँ कहाँ पर इनको आपको, ये फॉर एग्जांपल अगर आप देख रहे हो कि जो बॉर्डर कंट्रोल को वो कहते हैं कि वो सावरन एक फैसला है, जिनोफोबिया नहीं है, मास माइग्रेशन को वो बेसिकली अपोज कर रहे हैं, है कि नहीं। यूएन इंस्टीट्यूशन में मैंने आपको बताया कि जो ट्रेमेंडस पोटेंशियल वाला उन्होंने दावा किया कि यूएन में दावा है पूरा इस बात का कि भाई बहुत दमदार इंस्टीट्यूशन बन सकते हैं, मगर वो कहते हैं कि जो रिफॉर्म्स होने चाहिए वहां पर यूएस के जो यूनिलैटरल उनकी जो असफलताएं रही हैं, चाहे वो ईरान की बात हो या वेनेजुएला की, उसको भी उन्होंने डिफेंड किया है। ये तमाम चीजें हैं। यूएसआईडी को आप देखिए फॉरेन एड में उन्होंने कटौती की है, जस्टिफिकेशन में जस्टिस जो डिपार्टमेंट है उसमें उन्हें ह्यूमन राइट्स पर कम जोर देने की बात की है,
कि भाई ह्यूमन राइट्स को गोली मारो, साइड में करो। वेनेजुएला में जैसे उन्होंने गिरफ्तार किया नार्कोटिज्म के चक्कर में, प्रेसिडेंट को भी वहां के उठा दिया, किडनैप कर लिया। इस तरह के जो है बेसिकली अपने ही आइडियलिज्म को, अपनी ही बातों को जो ये बोलते हैं, एक प्रिंसिपल की तौर से सामने रखते हैं, उसके बिल्कुल उल्टा जाकर ये काम कर रहे होते हैं। दैट इज हाउ इट इज। मार्को रूबियो का जो डेवलपमेंट है दोस्तों, अगर आप उसको गौर से देखिएगा तो आप क्या पाएंगे? आप देखते हैं कि ये बेसिकली एक इंटरवेंशनिस्ट है, जो इंटरवेंशन में भरोसा करते हैं, और ट्रम्प वहां से निकलकर एक इंटरवेंशनलिस्ट होने से लेकर ट्रम्प के इनेबलर तक ये आए हैं। इस गैप को बेसिकली एक एग्जांपल की तरह से देखा जाता है। कैसे? कि जो ये प्रोफाइल्स हैं, उनको वो नीतियों को जस्टिफाई करते हुए वर्णन करते हैं इसका, कि उन्होंने कभी भी विरोध नहीं किया। जैसे जो इनस्टेबल अलायंसेस रही हैं, या जो एड कट किए गए हैं, जिन जहां भी, चाहे यूएसएआईडी के हों या जिसके भी, किसी भी का उन्होंने विरोध नहीं किया है। यूएसए ट्रम्प की जो सनक रही है, उससे चीजों को अलाइन किया है इन्होंने, मार्को रूबियो ने। इसके अलावा, और बेसिकली देखा जाए तो क्या है, ये सारा है क्या? ये एक प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स है। प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स है, लेकिन जब स्पीच जो है वो बेसिकली पोएटिक होने लग जाए और पोएटिक रूप से वैक्स करती है चीजों को, तो क्या होता है कि जो, जैसे कि साझा बलिदानों की बात करते हैं, या वो कहते हैं कि जो हाइपोक्रिटिकल तमाम चीजें जो है वो लगती हैं, जिस तरह ये बात कर रहे थे। अमेरिका कहते हैं ना, जिसे यूएस मूव्स, जैसे कि यूक्रेन की बात है, या एड पर बात है, मदद जो की जा रही है यूक्रेन की, उसकी बात है, पार्टनरशिप पर लिवरेज को वो ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। वो बेसिकली कहते हैं पार्टनरशिप के ऊपर जो है लिवरेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिवरेज कि भाई आप किसी का क्या बिगाड़ सकते हैं, उसके ऊपर डंडा मार के अपना काम करा लो। तो वो चीज उन्होंने दिखा दी ना पाकिस्तान के केस में। लिवरेज थी, पाकिस्तानी जो मिलिट्री के ऊपर उनका कंट्रोल है, यहाँ पे पाकिस्तानी मिलिट्री का रूल है, तो कंट्रोल अपने हाथ में। ये सब चीजें जो है, अगर अच्छा कुल मिलाकर आप देखिए कि मार्को रूबियो का जो तरीका हो सकता है वो क्या है, कि वो सुई को बेसिकली थ्रेड करने का, यानी कि ट्रम्प जो है, ट्रम्प के जो लॉयलिस्ट हैं, वो नेशनलिज्म से अपील करते हैं, मॉडरेट्स और सहयोगियों को सिग्नल देते हैं कि भविष्य के लिए वो लोग स्टेबल हैं, मगर दरअसल है सब कुछ 2028 की पोजीशनिंग। 2028 की पोजीशनिंग के अलावा ये और कुछ नहीं है। तो बेसिकली अगर ये बात सही है और मेरा अंदाजा ठीक है, तो फिर ये बड़ा स्मार्ट खेल है जो मार्को रूबियो खेल गए म्यूनिख में। ये इतनी सी बात है। ओके, और मेरा मानना है वैसे भी कि इस सारी चीज़ जो है, जो वो कर रहे हैं, उसको एज एन एनालिस्ट जो है अगर देखी जाए चीज़ों को, तो बहुत बढ़िया है। तो मित्रों, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा इसको क्या खींचा जाए, बहुत कुछ, मगर मैं जो कोशिश करने जा रहा हूँ वो ये है कि मैं कुछ शॉर्ट्स वगैरह इससे बनाऊंगा। इनकी जो स्पीच है उसमें से मैं कुछ शॉर्ट्स वगैरह बनाऊंगा और वो आपको जरूर दूंगा। 1.25 घंटे हो गए, मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं यहाँ पे रोकूं और आपके कमेंट्स ले लूँ, नहीं तो फिर मुश्किल लिए बहुत लेट हो जाएगा। ओके, कुछ कमेंट्स हैं आपके जो लंबे आ रहे हैं, मुझे पता नहीं, शायद एक सेकंड, पहले मैं तस्वीर तो हटा दूँ यहाँ से। ये बात, हाँ, अब चलते हैं ऋषभ को लेते हैं पहले। ऋषभ गुलाटी भाई कह रहे हैं, कल के मैच की हार के बाद में पाकिस्तान में हाहाकार हो गई है। बाबर और शाहीन को बाहर निकाल दिया टीम से। ओके, और कुछ नाम भी आ रहे हैं। निकाल दिया है, निकालने की धमकियां आ रही है यार। पाकिस्तान वर्ल्ड कप हार गए हैं इंडिया से हारते ही। अच्छा, ओके। एंड देन ऋषभ आगे कह रहे हैं कि दादा अभी अभी ऑस्ट्रेलिया हार गई और वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। अरे, श्रीलंका ने हरा दिया। ओके, और टॉप 8 में एंटर हो गई। अच्छा, वो और ये बाहर हो गए। ओके, तो बड़ा खतरनाक गेम हो रहा है यार। चीमा को जब कोई नई बात या नया पॉलिटिकल कंसेप्ट समझ नहीं आती है तो उसे हबड़ी में गूगल करके बढ़ता है, वही बोलता है, दिखाता है कि वो सब जानता है, जैसे एंड ऑफ हिस्ट्री चीमा गूगल से पढ़कर। ओके, ये एक्चुअली ना, जिसको आप एंड ऑफ हिस्ट्री कह रहे हैं, इस तरह के कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में बड़े बड़े पॉपुलर है। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ एक चेन ऑफ स्कूल है जिसका नाम है बीकन हाउस। बीकन हाउस हर साल एजुकेशन पर एक कॉन्फ्रेंस करवाता है, और आप जानते हो उसका नाम क्या होता है? एंड ऑफ एजुकेशन। तो एक स्कूल चेन जो है वो एजुकेशन पर कॉन्फ्रेंस करवाती है इन द नेम ऑफ एंड ऑफ एजुकेशन। तो ये
ये बड़ा कॉमन है पाकिस्तान में, उल्टे उनको लगता है ये बड़ा फैशनेबल है। एनीवे सर, बार बार चंडीगढ़ लॉबी और ट्रम्प क्यों SU-57 डील के पीछे पड़े हैं? अच्छा ओके, हाँ डील रोक दी गई है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता, ना तो मुझे मालूम है ना मुझे लगता है, और मुझे नहीं लगता है कि किसी वजह से डील रुक सकती है वो जिस स्टेज पे है, कोई तुक नहीं है उसका भाई। आई डोंट नो ये आप बात कहाँ से ये कह रहे हैं लेकर, आई डोंट नो। जय जगन्नाथ, नमस्ते। पाकिस्तान में टीवी टूट नहीं बिल्कुल टूट गई टीवी ओके, दिस फनी, कीमा पढ़ता भी कीमा को पढ़ना आता है। ओके, नमस्ते फ्लैक्स, और हम चलते हैं आगे। ऑल राइट सर, खबर आ रही है कि अफगानों और बलोचों ने कल पार्टी की है भारत की। हाँ, मैं बलूचों का तो नहीं जानता हूँ, लेकिन केपी में बड़ा कॉमन हो गया आजकल। केपी में तो वो लगे हैं, क्या कहते हैं, कुछ बच्चों का बता रहे हैं, वो अफगान भाई ने बताया कि वो इस्लामाबाद में जो अफगान बच्चे हैं उन्होंने जय हिंद के नारे लगाए हैं इस्लामाबाद में, पाकिस्तान की राजधानी में। और उसके अलावा केपी में और उधर अफगानिस्तान में तो कहते हैं रात भर पार्टियां चली, रात भर लोग नाचते गाते रहे, विजुअल्स भी आए कुछ एक। सर, कीमा अपने आधे सेंटेंस से ओके, सुखिया जी, जय श्री राम। सर, अपार्ट फ्रॉम प्रेसिडेंट पिच, मुझे ये बुझते हुए दिएगा फलाना, लेकिन बुझता दिया इसका क्या भाई यार, सरकार में तो है ना, मुझे तो अपने ले ही रहा है, और अपने अपने पॉलिटिकल करियर के लिए ये लोग काम करते तो हैं इस तरह से। अमेरिकन जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स बेसिकली अपने चुनाव की में आखिर का जो साल होता है वो पूरा का पूरा कैंपेन पर ही देते हैं, आखिरी का जो साल होता है। तो अभी लगे 1 साल इनका हो गया है, अगर इसको बनना है तो जाहिर है इसको पहले शुरू होना पड़ेगा, और बातें तो ऑलरेडी शुरू हैं। सुमन भाई प्रणाम। और आज चंदन कहाँ रह गया यार, चंदन बिगुली गायब है। ओके, शशांक भाई आ गए हमारे, कह रहे हैं कि मार्क रूबियो स्पीच बेसिकली डिक्लेयर्ड वॉर ऑन नॉन वेस्ट व्यूज, व्हाट इज दिस, वेस्ट विल expand again, he says not take the world responsibility, and the next line he says exactly, मैं वही कह रहा हूँ शशांक की, बेसिकली तमाम बातें जो है उनकी, जो तमाम मोरल प्रीचिंग जिसकी आप बात कर रहे हैं वो कॉन्ट्रोडिक्टरी हैं उन प्रिंसिपल्स